सबको। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ दोस्तों, स्वागत है आप सबका वेटरक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज आप मेरे साथ हाजिर है स्टूडियो केमिस्ट्री का अगला लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करने के लिए दोस्तों। लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, पहले हल्का सा मैं रिवीजन करा देता हूं 5 मिनट, देन जब तक सारे बच्चे आ भी जाएंगे उसके बाद फिर हम आगे की बातें कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल आप सब बच्चों को रूल्स पता है, समझदार बच्चे हैं आप सब, अब तक मैं समझता हूं। और समझदार बच्चों को मैं बता दूं, रूल ये है दोस्तों कि जब मैं पढ़ा रहा हूं स्टार्टिंग में तो एक्स्ट्रा डिस्कशन नहीं करने। जब आपको कमेंट करने को कहूं केवल केवल तभी कमेंट करने हैं। किसी को ज्यादा ही मन की अंदरूनी इच्छा हो रही है बात करने की या कोई एक्स्ट्रा एक्स वाई जेड क्वेश्चन पूछने की, मतलब एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस, अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक का भी सब टॉपिक, देन ही कैन और शी कैन आस्क इन द लास्ट ऑफ द लेक्चर। एक्स्ट्रा डिस्कशन केवल लेक्चर के अंत में होंगे, स्टार्टिंग में नहीं होंगे। स्टार्टिंग में तो कोई डिस्कशन ही नहीं होगा, स्टार्टिंग में तो केवल क्लास की शुरुआत होगी और हम अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी बीच बीच में पूछता रहूंगा कि भाई यहाँ तक कोई डाउट है क्या, फिर आप बता देना कि हाँ सर सब क्लियर है या फिर यहाँ तक की बात में ये डाउट है, तो ऐसे करके आगे बढ़ते रहेंगे। चलो दोस्तों आइए लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्टरी लेक्चर था दोस्तों, वो तो लेक्चर ही नहीं, बट ठीक है फिर भी सीरीज में चल रहे तो। देन लास्ट लेक्चर में हमने पूरा हिस्ट्री वाला पार्ट खत्म करके कहा था कि स्टीरियो केमिस्ट्री में ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी प्रॉपर्टी निकालना बहुत जरूरी है। तो उसका एक्सपेरिमेंटल मेथड हमारे पास था पीपीएल वाला मेथड। अगर पीपीएल की डायरेक्शन रोटेट हो जाए किसी मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन से पास कराने पर तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर रोटेट ना हो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं दोस्तों हमारे लिए खास इसलिए है क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स दुनिया में नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज एग्जिस्ट कराते हैं, यानी कि उनके इनएंशियोमर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं ना। देन उसके बाद फिर सेकंड केस ये था कि दोस्तों कि एक्सपेरिमेंटल मेथड की अपने खुद की लिमिटेशंस है, तो थ्योरेटिकल मेथड निकालना जरूरी था। और थ्योरेटिकल मेथड में जो हमारे पास तरीका, सही तरीका सामने निकल के आया था, दैट इज द सही तरीका हमारे पास जो था दोस्तों वो था आपका ओवरऑल मल्टीपल जो मॉडिफिकेशन स्टेटमेंट्स मैंने लास्ट क्लास में कराई। फाइनली जो आंसर निकल के आ गया भाई, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल की मदद से बताई जाएगी। फिर मैंने कहा कि सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल जानने की इच्छा है तो दो चीजों के बारे में जानना पड़ेगा, सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशंस। और ये भी कहा कि सिमेट्री एलिमेंट्स ही हमें यहाँ पे स्टूडियो केमिस्ट्री पढ़ना है, सिमेट्री ऑपरेशंस का खाली हल्का सा आइडिया लेना है, और वो हल्का सा आइडिया मैं आपको देते हुए चल रहा था। तो मेन हमारा टास्क था कि मैं सिमेट्री एलिमेंट स्टार्ट करना है। तो सिमेट्री एलिमेंट का क्लासिफिकेशन मैंने लास्ट क्लास में कराया था कि सिमेट्री एलिमेंट्स को मिला के 5 टाइप से है। पहला एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिव एक्सिस सिमेट्री, एंड देन उसके बाद दोस्तों हमारे पास लास्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मैंने कहा आइडेंटिटी एलिमेंट दुनिया के हर ऑब्जेक्ट में पाए जाते हैं, इसलिए कंपैरेटिव उसका हमारा कोई काम नहीं है। मैं हमारी इनिशियली 4 ही है जो हमारे स्ट्रक्चर के ओवरऑल ओरिएंटेशन में बेहतरीन कंट्रीब्यूशन रखते हैं दोस्तों, वही हमें 4 पढ़ने हैं दोस्तों। और वही 4 हम एक एग्जांपल लेके आज से हम शुरू करेंगे। कुल मिला के 20 असाइनमेंट, 20 मॉलिक्यूल का एक असाइनमेंट मैं आज के इस वीडियो के बाद अपलोड करना स्टार्ट करा दूंगा। एक असाइनमेंट है वही फ्री मिलेगा, उसके बाद जितने भी असाइनमेंट है वो सब हमारी स्प्रिंट बुकलेट के नाम जो हार्ड कॉपी बुकलेट होते हैं दोस्तों उसके अंदर आते हैं, हमारे असाइनमेंट बुकलेट के फॉर्म में ही होते हैं। तो आप उन सब बुकलेट्स को आपको लेना पड़ेगा जो बच्चे ज्वाइन हुए। तो प्लीज समय के साथ आप उसको लेते रहना, अभी एकदम से लेने की जरूरत नहीं है, जब आप कंफर्टेबल है तब उसको लेना। हार्ड कॉपी जो बुकलेट्स है उसी में स्प्रिंट नाम की एक बुकलेट होगी, उसके अंदर असाइनमेंट्स, ठीक है। कुछ जो फ्री होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जैसे कि लेक्चर 1 का, तब तक आपके पास कुछ बच्चों के पास बुकलेट वगैरह पहुंचेगी, इसलिए हम लेक्चर 1 वाला असाइनमेंट फ्री कर देते हैं। बाकी तो सब आपको दोस्तों वहीं से करने पड़ेंगे आपकी जो स्प्रिंट बुकलेट के असाइनमेंट है। नाउ जैसे कि मैंने कहा कि स्टार्टिंग में कोई डिस्कशन नहीं, कोई भी डिस्कशन नहीं, केवल लेक्चर की शुरुआत होगी। अपने अंदर की आत्मा को कंट्रोल करके बैठिए और केवल पढ़िए, ठीक है। किसी को मन करने का इच्छा है, मतलब बात करने की इच्छा बाद में करेंगे दोस्तों। सो ये कुछ कल की क्लास की कुछ तस्वीरें हैं दोस्तों जो हम कल की क्लास में ऑलरेडी बातें कर चुके थे। तो ये सब हिस्टोरिकल बातें हमने खत्म करके फाइनल कंक्लूजन निकाला था कि कायरल सेंटर इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी। कायरल सेंटर मात्र कायरल सेंटर का होना ना होना ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए नेसेसरी कंडीशन नहीं है, मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। देन उसके बाद हमने कहा था कि जो मैंडेटरी कंडीशन है वो क्या है, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट। थ्योरेटिकल स्टेटमेंट जो नेसेसरी कंडीशन हमने बताया वो दोस्तों कि भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी बताने के लिए सिमेट्री हमारे लिए बहुत जरूरी है। और फिर सिमेट्री को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इस तरीके से, सिमेट्री एलिमेंट जो कि ज्योमेट्रिकल टूल्स कहलाए। फिर जो सिमेट्री एलिमेंट्स को स्टूडियो केमिस्ट्री में केवल पढ़ना होता है, और सिमेट्री एलिमेंट्स हमने कहा कि कुल मिला के 5 टाइप के हैं। इसमें पहला एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एब्रिविएशन इसकी एओएस से होती है, रिप्रेजेंटेशन इसकी सीएन से होती है, वेयर एन जो होता है दोस्तों वो 360 डिवाइड बाय एंगल ऑफ रोटेशन इस फॉर्मूले से निकाल लिया जाता है दोस्तों। देन इस एक्सिस के अलोंग कौन सा ऑपरेशन होता है, रोटेशन ऑपरेशन होता है। देन प्लेन ऑफ सिमेट्री में पीओएस होता है दोस्तों, पीओएस का रिप्रेजेंटेशन सिग्मा होता है, एंड देन पीओएस के अलोंग रिफ्लेक्शन नोट किया जाता है दोस्तों। तो रिफ्लेक्शन हमारे पास आ गया। हमारा थर्ड हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको हम सीओएस बोलते हैं, इसके रिप्रेजेंटेशन आई होते हैं दोस्तों। यहाँ पे इन्वर्जन नाम का फिनोमिनन होता है। ये कैसे होते हैं ये बात एग्जांपल करेंगे तब समझेंगे। अल्टरनेटिव सिमेट्री एसएन इसको रिप्रेजेंट करने रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें जो ऑपरेशन है वो एक नहीं, एक के बाद एक है, दैट इज रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। आइडेंटिटी एलिमेंट दोस्तों इस तरीके से सोन। तो आइए अब हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो मैंने आज सिमेट्री एलिमेंट बताए, क्योंकि ये 5 है पर 5 में से आइडेंटिटी दुनिया के हर ऑब्जेक्ट में होता है, तो आखिरी वाले का डिस्कशन नहीं करना, मेन हमारे 4 है, इन्हीं का डिस्कशन हम करेंगे मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वाइज। आइए कुल मिला के 20 मॉलिक्यूल में एज अ ओवर टास्क टू अंडरस्टैंड दिस होल कांसेप्ट फॉर द प्रैक्टिस वी विल डू। उसमें से 4 मैं कराऊंगा। 4 मॉलिक्यूल कौन-कौन से वो मैं कराऊंगा दोस्तों। इन 4 मॉलिक्यूल को करने के बाद बाकी बचे हुए जो 16 होंगे वो आप आराम से खुद पे खुद कर सकते हैं। इन 4 में लगभग सारे कांसेप्ट आ जाएंगे। तो ये 4 मॉलिक्यूल कौन-कौन से, सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे PF3 मॉलिक्यूल, देन वी डू PF5 मॉलिक्यूल, देन वी डू दोस्तों इसके बाद हम एक एलीन नाम का मॉलिक्यूल करेंगे, एंड इन लास्ट वी विल डू दोस्तों मीथेन नाम। ये 4 मॉलिक्यूल हम यहाँ पे करेंगे। अब कुछ बच्चों के मन में आएगा, अरे सर ऑर्गेनिक पढ़ा रहे थे आप, यहाँ PF3 PF5 में कहां से आ गए। देखिए सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल कोई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में भेदभाव नहीं करता है। वो तो मॉलिक्यूल की सिमेट्री दोस्तों वो किसी मॉलिक्यूल के लिए भी पूछी जा सकती है। तो ऐसा
जरूरी नहीं है कि भाई यही आएंगे, वो इन मॉलिक्यूल के बारे में पूछ सकता है। और BF3 PF5 कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो भी अब एग्जाम वाले तुम भी ध्यान रखो इस बात का, पूछे गए तो इसलिए सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है, इट कैन बी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो वो कॉमनली एप्लीकेबल है। देन उसका ऑर्गेनिक में आगे फिर हम यूज करेंगे, वो तो पूरा स्टोइकोमेट्री पढ़ाई हमारे पास, वो तो वहां तो करना ही करना यूटिलाइजेशन, पर यहाँ हम सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ये 4 इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे एक स्टेज वाइज लेवल इंक्रीज होगा इमेजिनेशन का, तो पहले इजी, थोड़ा सा फिर हार्ड, थोड़ा और हार्ड, फिर थोड़ा और हार्ड, इस तरीके से करेंगे। फिर ये 4 कर लोगे तो ये बाकी 20 मॉलिक्यूल का एक असाइनमेंट होगा। असाइनमेंट मैं आपका अपलोड करवा दूंगा दोस्तों, आज की क्लास के बाद मैं टीम को बोल दूंगा, तो एक असाइनमेंट है जो ये फ्री है, इस असाइनमेंट को मैं अपलोड करवा दूंगा एज अ होमवर्क, उसमें से धीरे-धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, इसके बाद जितने भी असाइनमेंट आएंगे दोस्तों, वो आपको आपकी बुकलेट जो होती है हार्ड कॉपी के रूप में वहीं मिलेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये एक असाइनमेंट होगा, ये फ्री असाइनमेंट है, ये आज की क्लास के बाद मैं अपलोड करवा दूंगा। आज के जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, इनको आप स्टडी करने के बाद वो फ्री असाइनमेंट में से मॉलिक्यूल को ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये चारों मॉलिक्यूल खत्म हो जाएंगे, तो फिर आप वो 20 के 20 सारे ट्राई कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले मॉलिक्यूल BF3 के साथ। BF3 के साथ देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको एक बेसिक रूल समझाना चाहूंगा। इट इज द रूल ऑफ इमेजिनेशन, इट इज द रूल ऑफ इमेजिनेशन, क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स की दुनिया में हम एंटर कर चुके हैं दोस्तों, और मॉलिक्यूल की जो दुनिया होती है दोस्तों, उस मॉलिक्यूल की दुनिया में एक मॉलिक्यूल को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तुम कहोगे ये क्या बात है सर, लीजिए मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। एग्जांपल के तौर पे वेरी फर्स्ट एग्जांपल, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है इमेजिनेशन को इंप्रूव करने के लिए, और इमेजिनेशन इंप्रूव करने का बेसिक तरीका क्या है वो मैं यहां बता रहा हूं, रूल ऑफ इमेजिनेशन में। सामने देखिए दोस्तों, लेट्स सपोज ये बोतल है, और मैं तुमसे कहता हूं कि इस बोतल का, ऐसे मैं एग्जांपल बहुत बार दे चुका हूं, फिर भी मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनके लिए थोड़ा सा ये चीजें क्रिएट कर दूं। ये बोतल है दोस्तों, और इस बोतल की अगर मैं तुमसे कहूं इट्स 3D ओरल बोतल, एंड अगर मैं तुमसे कहूं इसका 2D रिप्रेजेंटेशन बनाओ, तो तुम क्या बनाओगे? तो तुम सबसे पहले इस बोतल का 2D रिप्रेजेंटेशन बनाओगे, तो एक ढक्कन बना दोगे दोस्तों, लेट्स सपोज, और फिर इस तरीके से मोटी सी बोतल को है ना, ऐसे करके आप इस मोटी सी बोतल को है ना रिप्रेजेंट कर दोगे। सर ऐसे बना दी बोतल, ये रही बोतल, बढ़िया बोतल है सर, अच्छी बोतल है आपकी, ये रही बोतल, ठीक है, बना दिया ना, एक फिगर बना दिया। कोई मैं आप परफेक्ट ड्राइंग करने के लिए बोल रहा हूं, जस्ट फॉर द इमेजिनेशन हमने यहां पे बोतल बना दी, इट्स ओके, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, बोतल बन गई। तो नाउ ये था बोतल का फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू, दिस विल बी कॉल्ड बोतल का फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं तुम्हें कहूं कि इसी बोतल का टॉप पॉइंट ऑफ व्यू बनाइए, तुम कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हो सर, क्यों हमारा काम बढ़ा रहे हो? देखिए ये कोई जरूरी नहीं कि तुम इस बोतल को सारे के सारे बच्चे मिलकर फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, देखिए फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको विजुअलाइज करें, या फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हो। मान लीजिए मेरी क्लास में आप सब जो बच्चे बैठे हैं, लेट्स सपोज कुछ बच्चे सामने बैठे हैं, कुछ राइट में बैठे हैं, कुछ लेफ्ट में बैठे हैं, कुछ ऊपर लटक के बैठे हैं, पता नहीं क्लास में भीड़ बहुत ज्यादा है, तुम लटक के पंखों में और तुम देख रहे हो मुझे क्लास नोट कर रहे हो, लेट्स सपोज। सो दोस्तों जो सामने बैठे होंगे उनके लिए बोतल का वो फ्रंट व्यू नजर आएगा, जो बच्चे राइट में या लेफ्ट में बैठे होंगे उनको बोतल का साइड व्यू और साइड व्यू नजर आएगा, और जो बच्चे मान लीजिए छत से देख रहे होंगे ऐसे कूद कूद के, तो उनको बोतल का टॉप व्यू नजर आएगा। सो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस बोतल का एक टॉप व्यू बना दो, तो जब इस बोतल का टॉप व्यू बनाने को आपको बोलूंगा, तो या तो तुमसे कहूंगा कि भाई टॉप व्यू अगर तुम्हें जानना है तो तुम छत पे चले जाओ, एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि तुम अगर आलसी इंसान हो, कहीं सर हम तो नहीं जाएंगे, तो ऐसे सिनेरियो में दोस्तों हम यहाँ पे इस बोतल को यहाँ पे इस तरीके से टिल्ट कर देंगे। हम कहेंगे कोई बात नहीं बच्चा, तुम जहां वहीं बैठे रहो, मैं बोतल को टिल्ट कर देता हूं, क्योंकि एक्चुअल में यही तो टॉप ऑफ द बोतल है, टॉप ऑफ द बोतल है दोस्तों। तुम ऊपर से देखो तो टॉप ऑफ द बोतल यहां से दिख जाएगा, और तुम मान लीजिए टॉप ऑफ द बोतल सामने बैठ के ही बनाना चाहते हो, तो एक काम करो बोतल को रोटेट कर दो, तो लीजिए टॉप ऑफ द बोतल तुम्हारे सामने आ गया। अब अगर इस बोतल के टॉप ऑफ द बोतल को ध्यान में रखते हुए यहाँ अगर 2D डायग्राम बनाया जाए, तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है, एक तो सर्कल है भाई, बना दिया सर्कल, सर्कल के पीछे अगर बिल्कुल एक्जेक्टली इसके बिल्कुल सामने वाले एंगल से देखोगे, तो एक तो सर्कल नजर आएगा, और फिर थोड़ा सा उभरा हुआ एरिया, और फिर यहाँ पे बड़ा सर्कल नजर आएगा, इट्स अ बड़ा सर्कल, इसके बाद एक बड़ा सर्कल नजर आएगा दोस्तों, और उसके बाद पूरी बोतल इस सर्कल और इस बड़े सर्कल के पीछे छुप जाएगी। अगर आप परफेक्टली फ्रंट एंगल से देख रहे हैं, तो एक छोटा सर्कल नजर आएगा, ये पूछा पूरे जो पीछे वाला हिस्सा पूरा छुप जाएगा, यानी उभरा वाला हिस्सा नजर आएगा, और फिर पूरा का पूरा दोस्तों एक बड़ा सर्कल नजर आएगा। सो दोस्तों उभरे वाले हिस्से को तुम ड्राइंग पे तो फिर वो कलर शेड से दिखाते हो, मैं तो कह रहा हूं कलर शेड छोड़ो, तुम्हें तो एक नॉर्मल लाइनों की एक स्ट्रक्चर बनानी है, तो बस यही तुम्हें मिलेगा टॉप व्यू पे। दैट्स द टॉप व्यू ऑफ बोतल, दैट इज द टॉप व्यू ऑफ बोतल, दैट इज द टॉप व्यू ऑफ दिस बोतल। पूरी बोतल इन दो छोटे, एक छोटा और एक बड़े सर्कल के पीछे छुप जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज, ये सब आप क्यों करवा रहे हो सर? दोस्तों मैं इसलिए करवा रहा हूं कि जिस प्रकार से एक बोतल इस स्पेस में मान लीजिए इस कमरे में रखी हुई है, और तुम अलग अलग एंगल से इस बोतल को देख के अलग अलग स्ट्रक्चर बनाओगे, तो सेम चीज इज आल्सो एप्लीकेबल टू द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल मान लीजिए यहां रखा हुआ है, लेट्स सपोज मीथेन का मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज BF3 का मॉलिक्यूल है। अब उस BF3 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी बनाओगे, ये बात डिपेंड करता है कि तुम उसे कहां से देख रहे हो। फ्रंट से देख रहे हो तो फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे, साइड से देख रहे हो तो साइड पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे, ऊपर से देख रहे हो तो ऊपर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे। तो हेंस किसी भी मॉलिक्यूल की गिवन स्ट्रक्चर जो अक्सर आप बुक्स में देखते हैं, ये जनरली डिपेंड करती है कि वो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। सो हेंस जिस तरीके से यहां पे खेलता वैसे ही वहां पे खेला। अब नाउ आइए अब इनको हम आगे कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि इनका आइसोमेरिज्म में क्या काम। आइए बताता हूं दोस्तों। लेट्स सपोज ये बातें आपको और मुझे पता है कि ये बोतल का फ्रंट व्यू है, आपको और मुझे पता है ये बोतल का टॉप व्यू है। बट मान लीजिए अभी अभी जस्ट क्लास में कुछ बच्चे एंटर करे हुए, कुछ बच्चे लेट लतीफ भी आए होंगे अभी थोड़ी देर के बाद, मौज मस्ती करते हुए, किसी का कॉलेज वॉलेज अभी फ्री होगा तो बस में बैठ के देख रहा होगा, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होते बेचारे, ट्रैवल करते हुए देखते हैं। सो जो बच्चे जस्ट अभी क्लास में एंटर किए हुए हैं, उनको पता ही नहीं ये क्या है, और अब उन बच्चों से मैं पूछूं, अगर बच्चे बताओ ये क्या है, बच्चे कहेंगे सर आपके हाथ में बोतल है, ये पक्का बोतल है, ये पक्का बोतल है। लेट्स सपोज मैं ये ऊपर से हटा दूं, मैं इसको हटा दूं दोस्तों, मैं कहता हूं ये क्या है, बच्चा ये कहेगा सर बोतल है, बोतल। और मान लीजिए मैं इसको बैठा फ्रंट ऊपर से, तो ऐसा ना बैठा दे, ये क्या है सर, ये बोतल है, बोतल, कोई दिक्कत नहीं, क्या बोतल है, ठीक है। इसके बारे में तो आसानी से बता देगा जिस बच्चे को पता ही नहीं कि मैंने क्या बनाया है, तो वो आसानी से बता देगा। जो बच्चा लेट ज्वाइन हुआ है कहेगा ये तो बोतल है। और जिस बच्चे से जब मैं बच्चे से इसके बारे में पूछूंगा कि बताओ ये क्या है, तो बच्चा कहेगा सर ये तो सर डीवीडी है, ये तो सर डीवीडी है। कुछ उसकी अपनी खुद की इमेजिनेशन हो सकती है, क्या सोच रहा हूँ, क्या तुम्हारे मन में पता नहीं क्या क्या आ रहा होगा। कुछ वो कह रहे होंगे सर वो होता है वो फेंक के मारने वाला तीर होता है ना, वो गड़ जाता है यहाँ पे, मतलब ऐसा अंदर घुस जाता है
वो गेम होता है, जितना क्लोज मारोगे सेंटर में पॉइंट ज्यादा मिलते हैं, इस तरह वो गेम है, ये वो गेम है ना। कुछ की इमेजिनेशन एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, सबसे डिफरेंट डिफरेंट इमेजिनेशन होगी। पर दोस्तों एक्चुअल में जो हमने बनाया था तो ये क्या था, ये टॉप व्यू था बोतल का। दोस्तों मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, ये था क्या, एक्चुअल में टॉप व्यू ऑफ द बोतल था और ये फ्रंट व्यू ऑफ द बोतल था। मतलब दोनों ये जो व्यू थे वो एक ही बोतल के थे, ये दोनों व्यू देखने में अलग अलग हैं। ये देखने में यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर हमने बनाई है अलग अलग है, पर एक्चुअल में ये इसी बोतल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम अगर मैं इसको एज अ मॉलिक्यूल मान लूं, ये दो स्ट्रक्चर दिखने में भले ही अलग अलग हो, पर दोनों स्ट्रक्चर एक ही मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रही है। हेंस हम कह देंगे दोनों स्ट्रक्चर देखने में अलग अलग है पर रिप्रेजेंट सेम मॉलिक्यूल को कर रहे हैं, ऐसे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है। ऐसा मॉलिक्यूल की इंडस्ट्री में ऐसा बोलेंगे कि भाई बनाने में अलग अलग बना दिया पर एक्चुअल में तो है तो एक ही मॉलिक्यूल ना, तो ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। अब कैसे पता करेंगे आइडेंटिकल कौन है, आइसोमर क्या है, तो आगे की बातें हैं, इनका डिस्कशन यहां नहीं करेंगे, या तो विजुअलाइजेशन की बातें कर रहे हैं। सो हेंस आपको इस पूरे स्टीरियोकेमिस्ट्री की दुनिया में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बना के दे रखी होगी, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले की, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बना के दे रखी होगी। तो तुम सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले की जब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बना के दोगे तो उनमें से कई बार कुछ स्ट्रक्चर आपस में आइडेंटिकल भी हो सकती है और कई बार कुछ स्ट्रक्चर आपस में आइडेंटिकल नहीं भी हो सकती है, यानी कि आइसोमर भी हो सकती है। तो ये सब पता लगाना पड़ेगा, वो तो पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री में सीखेंगे कैसे पता लगाया जाता है। पर मैं आपको यहां कहना चाहता हूं कि आगे वो कैसे पता लगाएगा, वो तो पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा है, वो तो सीखेंगे। पर यहां विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोगों को मैं एक बात समझाना चाहता था, वो ये कि आप तैयार हो जाइए, अपने आप को रेडी कर लीजिए, मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि दुनिया में कोई भी मॉलिक्यूल का किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंटेशन बना के दिया जा सकता है, 3D में 2D में किसी भी तरीके से बना के दिया जा सकता है दोस्तों। तो आप देखते ही कोई कमेंट नहीं करोगे कि दोनों स्ट्रक्चर सेम है या दोनों स्ट्रक्चर अलग है, ना ना ना, पूरे तौर और तरीके से केमिस्ट्री के सीखोगे तब कमेंट करोगे कि आइडेंटिकल है या ये इनएंशियोमर है या आइसोमर है या जो भी है व्हाटएवर इट इज। जल्दबाजी नहीं करोगे, यानी कि यहां से हमने समझा अ मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट, इनफैक्ट अ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं मॉलिक्यूल हो, ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप आज के बाद अगर आप अपने विजुअलाइजेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो मैं डेली लाइफ के जो आपके एग्जांपल है आप उनके रिस्पेक्ट में घर में अगर खाली बैठे हैं तो एक बार दो बार के लिए जरूर ट्राई करें। जैसे कि आपके घर में एक पंखा है, टीवी है, फोन है, कुछ आगे अलमारी भी रखी गई होगी, टेबल होगी, तो जो भी ऑब्जेक्ट आपके सामने है घर पे, आप जैसे क्लास करते हो तो एक बार थोड़ा सा कोशिश करना, पर ये नहीं कि उसकी भावना में ही बह जाओ और आपको पूरी रात वही सोच रहे हो, सपनों में वही चल रहा है, ऐसा मत करना। थोड़ा सा तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा है तो उस किसी भी ऑब्जेक्ट के एटलीस्ट 3 पॉइंट ऑफ व्यू तो आप एटलीस्ट जरूर बनाइए। इट इज फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू, विजुअलाइज करने की कोशिश करिए कि फ्रंट से कैसा नजर आ रहा है, साइड पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दोस्तों आपके पास है दोस्तों टॉप पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब आप ये पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक थोड़ा सा ड्राइंग का पार्ट है, ड्राइंग का एक हिस्सा है, इमेजिनेशन का हिस्सा है, किसी की इमेजिनेशन अगर वीक है तो इस पर्सपेक्टिव को अगर फॉलो करेगा तो डेफिनेटली दोस्तों वो एक अच्छी सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं क्यूब, एक बड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं, दैट इज क्यूब, दैट इज क्यूब। दोस्तों अगर मैं क्यूब बनाता हूं, लेट्स सपोज मैं क्यूब बनाता हूं, तो हम जनरली ऐसा क्यूब बनाते हैं, ये रहा हमारा क्यूब दोस्तों, क्या है? तो देख एक क्यूब है हमारे पास, ठीक है। इस क्यूब में भी मैं अगर थोड़ा सा सामने की तरफ दिखाऊं, भाई इस क्यूब में जो ये पीछे वाला ये जो एज बना रहा हूं, ये बैक एज बोले तो ये डॉटेड जो एज है ये पीछे की तरफ है, डॉटेड एज बाय डिफॉल्ट समझ के चलिए वो पीछे की तरफ, ठीक है, डॉटेड पीछे की तरफ है और जो सॉलिड एज है वो फ्रंट की तरफ है, ठीक है ना। तो ये जो क्यूब है ये एक साइड पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ एक डायग्राम है। मैं अगर इसके तीनों पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की कोशिश करूं, लेट्स सपोज इस क्यूब का हम फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू बनाना चाहते हैं, तो फ्रंट में हमें क्या नजर आएगा भाई साहब, इस क्यूब के फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू में हमें केवल ये वाला हिस्सा नजर आएगा। एक क्यूब को मान लीजिए आप यहां सामने खड़ा रहिए, इस दीवार के पीछे कमरा है, एक क्यूब है, लेट्स सपोज वो क्यूब पूरा का पूरा है, पर उस क्यूब के आपके पीछे की कोई दीवार नजर नहीं आएगी, केवल सामने वाला फेस ही नजर आएगा। कब जब आप फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो केवल सामने वाला फेस ही नजर आएगा और सामने वाले फेस के पीछे पूरे पीछे जो क्यूब की दीवारें हैं सब छुप जाएंगी। सो जब फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, व्हेन यू आर वाचिंग फ्रॉम द फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आप जब फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो दोस्तों, फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब देख रहे हो, बिल्कुल जब फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देख रहे हो दोस्तों, उस सिचुएशन में आपको केवल ये जो आपका फ्रंट स्क्वायर है, फ्रंट फेस है, यही आपको नजर आएगा। यानी कि एक क्यूब में जब आप फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो केवल एक स्क्वायर नजर आएगा, उसके पीछे का हिस्सा सारा का सारा उसके फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू के वाले स्क्वायर के पीछे छुप जाएगा। पूरा का जो पीछे जो फेसेस होंगे वो सब इस फ्रंट फेस के पीछे छुप जाएंगे। नाउ जब इसका साइड पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे, अब साइड पॉइंट ऑफ व्यू में डिपेंड करता है कि मैं इस एंगल से बनाऊं, राइट हैंड से देख के बनाऊं या फिर मैं लेफ्ट हैंड से देख के बनाऊं, यहां से देख के बनाया जाए या फिर यहां से देख के बनाया जाए। एक बात ध्यान रखिए, अगर मैं यहां से देखूंगा तो मुझे कुछ हिस्सा फ्रंट वाला भी नजर आएगा और कुछ हिस्सा जो राइट वाला है, राइट वाला जो फेस है क्यूब का वो भी नजर आएगा। ऐसे एंगल से मुझे फ्रंट वाला फेस भी नजर आएगा, राइट वाला फेस भी नजर आएगा। तो हेंस जो आपका ये वाला ओरिएंटेशन है, इससे मुझे फ्रंट वाला फेस भी नजर आ रहा है और अगर तुम गौर से देखो तो मुझे राइट वाला फेस भी नजर आ रहा है, ये वाला जो फेस है ये वाला भी नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये जो पूरा ऑब्जेक्ट बनाया गया है ये इस राइट पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज द फ्रंट, और ये जो आपका पूरा ऑब्जेक्ट बनाया गया है दिस इज द राइट पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपका राइट पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट एंड साइड पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट एंड साइड पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों। अब क्योंकि राइट एंड साइड पॉइंट ऑफ व्यू में हम फ्रंट दिखा रहे हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टिल्ट करके दिखाया, नहीं तो एक्चुअली फ्रंट सामने से होगा। कुछ बच्चे कहते हैं आपने तो फ्रंट को टेढ़ा दिखा दिया, अरे वो इस ऑब्जेक्ट में दिखाने के लिए दिखाया, एक्चुअली फ्रंट में हमें दिखाने नहीं चाहिए, फ्रंट में हमें सामने से देखेंगे तो केवल हमारे पास पिंक नजर आएगा। और ये जो यहां से देख रहा हूं दोस्तों तो मुझे फ्रंट वाला फेस भी नजर आ रहा है क्यूब का, राइट वाला फेस भी नजर आ रहा है, इट्स अ राइट साइड पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं लेफ्ट साइड से देखता तो मुझे लेफ्ट साइड वाला नजर आता, पर यहां पे लेफ्ट साइड वाला नहीं बनाया गया, तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये
ये जो बनाया गया है इसमें राइट फेस नजर आ रहा है, फ्रंट फेस नजर आ रहा है, देन डेफिनेटली ये साइड पॉइंट ऑफ व्यू है, पर साइड में भी राइट साइड से बनाया गया पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसे ही अगर लेफ्ट साइड से आप क्यूब को बनाते तो लेफ्ट फेस नजर आता और फ्रंट फेस नजर आता। दिस इज द बेसिक रूल्स ऑफ ड्राइंग। इसमें ज्यादा डूब भी नहीं जाना है कि तुम इसी में लग जाओ, नहीं, थोड़े थोड़े बेसिक चीजों को थोड़ा ध्यान रखो, बस इतना ही काफी है दोस्तों। तो एग्जांपल के तौर पे लेट्स सपोज मेरे पास मान लीजिए अब मैं इसका साइड पॉइंट ऑफ व्यू बना रहा हूं, तो दिस इज द साइड पॉइंट ऑफ व्यू, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। नाउ अब मैं तुमसे कहता हूं कि मुझे इसका टॉप पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है। लेट्स सपोज इफ आई वांट टू ड्रॉ द टॉप पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्यूब, तो टॉप पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिखते हैं? जब आप टॉप पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे दोस्तों इस ऑब्जेक्ट को, इस क्यूब को, तुम्हें केवल यही एक फेस नजर आएगा, टॉप फेस नजर आएगा, और इस टॉप फेस के पीछे इन चारों की चारों दीवारें हैं, ये चारों की चारों जो आपकी बाउंड्रीज है, ये चारों की चारों एज जो है वो छुप जाएगी, नीचे वाला फेस भी छुप जाएगा। टॉप पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर आपको एक स्क्वायर ही नजर आएगा, और वो स्क्वायर दोस्तों अब की बार ये वाला ही होगा। आपको टॉप पॉइंट ऑफ व्यू से एक केवल यही स्क्वायर नजर आएगा दोस्तों, और ये स्क्वायर आप हॉरिजॉन्टल में भी दिखा सकते हैं, और ये स्क्वायर आप दोस्तों या फ्रंट में ऐसा करके भी दिखा सकते हैं कि टॉप पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये स्क्वायर नजर आ रहा है, टॉप पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये स्क्वायर नजर आ रहा है दोस्तों। तो ये है पॉइंट ऑफ व्यूज। ऐसा काम आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हो। लेट्स सपोज आप ऐसा काम, लेट्स सपोज मेरे पास लेट्स सपोज एक मान लीजिए बुक है, और इस बुक में आप फ्रंट से देखोगे तो आपको केवल ये लाइनिंग नजर आएगी, थोड़ा इस राइट एंगल से देखोगे, इस राइट एंगल से देखोगे तो मान लीजिए मैं तुम्हारी तरफ मोड़ देता हूं, तो ये वाला फेस नजर आएगा, ये वाला फेस नजर, सॉरी ये मेरे लिए लेफ्ट है, लेफ्ट से देखोगे ये वाला भी नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा भी नजर आ रहा है। एंड अगर मान लीजिए राइट से देख रहे हो तो ये वाला हिस्सा भी नजर आएगा, कुछ ये वाला नजर आएगा, टॉप से देखोगे तो केवल ऊपर वाली चीज नजर आएगी। इट्स अ वेरी बेसिक कांसेप्ट, इट्स अ वेरी बेसिक कांसेप्ट दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक कांसेप्ट है। चलिए जरा सामने देखिए, आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे लेके चलते हैं, प्लीज सामने देखिए ना। सो इट्स लाइक इमेजिनेशन को इंप्रूव करना या इमेजिनेशन करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। इमेजिनेशन रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। जिस तरीके से आप रियल लाइफ में चीजों को विजुअलाइज करते हो, एक बुक को, एक टेबल को, एक टीवी को, एक पंखे को, एक कूलर को, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, सामने से कैसा नजर आ रहा है, साइड से कैसा नजर आ रहा है, अच्छा टॉप से देखूंगा या बॉटम से देखूंगा, जरूरी टॉप बॉटम भी हो सकता है, टॉप से देखूंगा या बॉटम से देखूंगा तो कैसा नजर आ रहा है। अब ऐसा नहीं कि जो चांद तारा तुम उसके ऊपर जाके देखोगे, अरे चांद तारा तो नीचे, जो चीज नीचे से देखी जाएगी तो नीचे से देखी जाएगी, बॉटम पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। इट्स नॉट कि भाई केवल तीन ही पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई भी एनी थ्री कंफर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, चीजों को विजुअलाइज करो और एक बार रफ कॉपी पे बनाने की कोशिश करो। आपको चीजों का विजुअलाइजेशन अपने आप होने लग जाएगा। अच्छा फ्रंट से ऐसा है, राइट से ऐसा, लेफ्ट से ऐसा है, एंड सेम थिंग पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री, इवन पूरी केमिस्ट्री में आपको हेल्प करेगी जब आप मॉलिक्यूल्स की दुनिया में एंटर करोगे। एंड देन आप मॉलिक्यूल्स की जब 3D स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो आपको कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा कि कौन सा बॉन्ड कहां से कहां जा रहा है, कौन सा बॉन्ड कहां से कहां जा रहा है, ये कभी डाउट नहीं आएगा। तो कभी तो स्ट्रक्चर ऐसे बना देते हैं, कभी ऐसा बना देते हैं, और वो बुक्स में कई बार अलग अलग इसलिए बना देते हैं, रूल्स उसके वो सेम ही होते हैं, बॉन्ड एंगल सेम ही होते हैं, और वो दिखाने में अलग अलग इसलिए बना देते हैं कि वो डिपेंड करता है कि जो बनाने वाला है, मान लीजिए मैं बनाने वाला हूं स्ट्रक्चर, तो मुझे अच्छा लगा साइड पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैंने साइड पॉइंट ऑफ व्यू बना दिया, तुम्हें अच्छा लगा फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू, तुमने फ्रंट से बना दिया, तो बहस सुना करेंगे, मॉलिक्यूल तो सेम ही है। हेंस यहां से हमने समझा अ मॉलिक्यूल और एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ये एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल है एटसेट्रा एटसेट्रा लगा, तो और भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। सो दीस आर द बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे बॉटम पॉइंट ऑफ व्यू सकता है। दीस आर द बेसिक रूल्स ऑफ इमेजिनेशन, और ये बेसिक रूल्स ऑफ इमेजिनेशन जब हमने थोड़ा सा विजुअलाइज कर लिए हैं, देख लिए हैं, तो आप भी इसके बाद अब तैयार हो जाइए कि जब भी आज के बाद कोई भी मॉलिक्यूल जब हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हर एक मॉलिक्यूल को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे BF3 को दोस्तों मैं अगर वर्टिकल प्लेन में दिखाना चाहूं तो BF3 जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तुम कहोगे हमें कैसे पता लगेगा BF3 का मॉलिक्यूल कैसा होता है, तुम कहोगे हमें कैसे पता सर BF3 का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए जो BF3 का स्ट्रक्चर है और जितने भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर है, ये तो आप केमिकल बॉन्डिंग एंड ओवरऑल केमिस्ट्री में धीरे-धीरे सीखेंगे। सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल बताने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री बताने जा रहे हैं, BF3 मॉलिक्यूल को हमने पकड़ा एग्जांपल के रूप में, इसके अंदर सिमेट्री बताने जा रहे हैं। सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल बताने से पहले आपको मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आना जरूरी है, मैंडेटरी है, तभी आप उसके अंदर सिमेट्री बता पाएंगे। क्योंकि अभी आप कुछ बच्चों ने तो केमिस्ट्री अभी स्टार्ट की होगी, कुछ बच्चों के लिए बहुत बेसिक इतना तो आता ही होगा, पर जिसको नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं, समय के साथ आप जब केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक पढ़ेंगे वहां बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के कांसेप्ट सीखेंगे, एंड जब आप ओवरऑल केमिस्ट्री को डील करेंगे तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर आप देखेंगे, तो सब समय के साथ जान जाओगे। तो उस पे अभी हम कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर अभी बताना ना, जिसका जहां सही समय होगा, जिस चैप्टर में होगा वहां आपको रिस्पेक्टिव फैकल्टी करा देगा। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि हमें स्ट्रक्चर आती है, मैंने और हम दोनों ने मिलकर मान लिया कि हमें आती है, ऐसी दिखती है, हो गया चलो ठीक है। तो ना BF3 क्या होती है, BF3 के अंदर एक बोरोन और तीनों फ्लोरीन एक ही प्लेन में होते हैं, एंड इट्स अ प्लेनर मॉलिक्यूल। ये पूरा का पूरा एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। प्लेनर मॉलिक्यूल का मतलब है कि ये बॉन्ड और ये सारे एटम एक ही, यहां मैंने उनको वर्टिकल प्लेन बनाया है। वर्टिकल प्लेन यानी कि मेरा प्लेन ऑफ बोर्ड, ये देखो ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है, ऊपर से नीचे बोर्ड है, लेफ्ट से राइट बोर्ड है, तो ये वर्टिकल प्लेन में बोर्ड है। तो यहां मैंने इस मॉलिक्यूल को वर्टिकल प्लेन में बना रखा है कि जिस प्लेन में ये बोर्ड है उसी प्लेन में मॉलिक्यूल है ऊपर से नीचे की तरफ। मतलब ये बोरोन, अगर यहां विजुअलाइज कराऊं तो बोरोन सेंटर में है, ऊपर एक फ्लोरीन है दोस्तों, इस वर्टिकल प्लेन में ऊपर एक फ्लोरीन है, 120 डिग्री के एंगल पे, सेम प्लेन में 120 डिग्री के एंगल पे एक फ्लोरीन यहां है, और दोस्तों सेम प्लेन में 120 डिग्री के एंगल पे एक फ्लोरीन यहां है, और नीचे वाले दोनों फ्लोरीन भी 120 डिग्री के एंगल पे है। ऑल थ्री बॉन्ड्स आर एट 120 डिग्री एंगल, इट्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन सॉरी, एंड ऑल द फोर एटम्स आर इन वन प्लेन। तो यहां हमने BF3 को वर्टिकल प्लेन में दिखा रखा है। इस BF3 को एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है दोस्तों, दैट इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, BF3 इन वर्टिकल प्लेन, BF3 रिप्रेजेंटेशन वर्टिकल प्लेन। सिमिलरली BF3 रिप्रेजेंटेशन, कुछ बच्चे समझदार ऐसे नहीं, तुम्हें आता है कि वो टाइम पास कर रहे हो, कोई बात नहीं, अभी छोटे-छोटे मॉलिक्यूल है, जब डिफिकल्ट मॉलिक्यूल आएंगे फिर छोटी-छोटी बातें तुम्हें काम आएंगी, तो आप सबके लिए ये जरूरी बातें हैं, सबको सीखना ही पड़ेगा। BF3 मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसे कैसे बनाएंगे, आइए इसको समझ लेते हैं। तो BF3 मॉलिक्यूल को जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाएंगे तो बोरोन मेरे पास यहां पे है, मतलब ये जो मेरे पास दो बॉन्ड और एक बॉन्ड ऊपर की तरफ है, इस मॉलिक्यूल को जब मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखाऊंगा तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास
कुछ इस प्रकार की सिचुएशन है। वर्टिकल प्लेन में बोरोन सेंटर में है, एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन 120 डिग्री पे यहाँ पे, एक फ्लोरीन 120 डिग्री पे यहाँ पे। तो सारा का सारा मॉलिक्यूल अभी वर्टिकल प्लेन में है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैसे दिखाऊं? हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखाने के लिए इस मॉलिक्यूल को मुझे पूरे प्लेन को मुझे हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेके आना पड़ेगा। दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को एज इट इज ऐसे किया, एक बॉन्ड तुम्हारी तरफ आ गया, एक बॉन्ड पीछे राइट में चला गया, एक बॉन्ड पीछे इधर लेफ्ट में चला गया, मेरा राइट मेरा लेफ्ट, तुम्हारा उल्टा हो जाएगा। तो इसमें तो रिप्रेजेंटेशन कुछ खास नजर नहीं आ रही। तो जब हम हॉरिजॉन्टल में दिखाते हैं तो अक्सर हम कोशिश करते हैं कि भाई एक को प्लेन में ले आए कैसे भी करके और बाकी को वेस्ट पे दिखा दे। तो मैंने इस मॉलिक्यूल को हल्का सा रोटेट करा दिया। देखिए इस मॉलिक्यूल को जब यहां से यहाँ लाया तो इस मॉलिक्यूल की ओवरऑल स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कुछ ऐसे ही है कि बोतल को मैं सीधा खड़ा कर दूं, बोतल को मैं लेटा दूं, बोतल तो बोतल ही है। सिमिलरली दोस्तों इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे खड़ा कर दूं, इस मॉलिक्यूल को ऐसे लेटा दूं, मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल है, BF3 तो BF3 है। इसमें हमने इंटरनली कोई चेंज नहीं करा है, पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे किया दोस्तों। नाउ अब इस हल्के से पूरे मॉलिक्यूल को मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं ऐसे, जिससे क्या होगा कि ये वाला बोर्ड तो सेंट्रल प्लेन में आ जाएगा। लेट्स अज्यूम दैट ये बोर्ड जो है बिल्कुल सीधा है। ये बोर्ड अगर मैं तुमसे पूछूं ना तो तुम्हारे पास आ रहा है और ये बोर्ड ना तुमसे दूर जा रहा है, जबकि ये वाला बोर्ड तुम्हारे पास आ रहा है और ये पीछे वाला बोर्ड तुमसे दूर जा रहा है। तो ये पास आना और दूर जाना हम एक प्लेन के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर देते हैं कि मान लीजिए ये प्लेन हमने मान लिया सेंट्रल प्लेन, इसमें ये वाला जो बोर्ड है सेंट्रल प्लेन में समा रहा है। सेंट्रल प्लेन में जो बोर्ड आ रहा है ना तो वो तुम्हारे पास आ रहा है ना वो तुमसे दूर जा रहा है, बस सेंट्रल प्लेन से जो बाहर है वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, सेंट्रल प्लेन से जो पीछे है वो तुमसे दूर जा रहा है। तो जो सेंट्रल प्लेन में होगा उसको नॉर्मल बोर्ड से दिखाया जाता है, जो सेंट्रल प्लेन से बाहर तुम्हारी तरफ आ रहा होगा उसको वेज बोर्ड से दिखाया जाता है, मतलब मोटा सा बोर्ड बना देंगे। और जो सेंट्रल प्लेन से पीछे जाता है उसको हम डैश बोर्ड से दिखाते हैं, यानी कि उसको डॉटेड या डैश बोर्ड एक डंडे करके ऐसे डैश बोर्ड से दिखाया जाता है। तो हेंस BF3 मॉलिक्यूल को जब हमने वर्टिकली ऐसे पहले सीधा कर दिया और फिर थोड़ा सा रोटेट कर दिया ऐसे, जिससे हमारा वो एक स्मूथ रिप्रेजेंटेशन बन जाए। और इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक बॉन्ड जो है वो प्लेन में, एक बॉन्ड प्लेन से पीछे 120 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में और एक बॉन्ड प्लेन से बाहर है वैसे पे 120 डिग्री पे। तीनों फ्लोरीन अभी भी 120 डिग्री पे है। ये बोरोन में, ये बोरोन और तीनों फ्लोरीन अभी भी एक ही प्लेन में है। ये बोरोन अभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हेंस ये स्ट्रक्चर वही है जो हमने यहां बनाई थी, बस केवल और केवल पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है दोस्तों। यहां ऐसा समझ लीजिए मॉलिक्यूल को हमने फ्रंट व्यू से देख लिया है और यहां समझ लीजिए दोस्तों या मतलब हमने यहां से मॉलिक्यूल को वर्टिकल प्लेन में रिप्रेजेंट कर दिया है या मॉलिक्यूल को हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिप्रेजेंट कर दिया है, बाकी मॉलिक्यूल सेम ही है। प्लीज जरा सामने देखिए। तो हमने कहा कि जो सेंट्रल प्लेन होता है, इस सेंट्रल प्लेन में जो बॉन्ड रहेगा नॉर्मल रहेगा, सेंट्रल प्लेन से जो तुम्हारी तरफ आ रहा होगा वेज होगा, जो तुमसे दूर जा रहा होगा डैश होगा दोस्तों। तो किस तरीके से हमने यहां पे वेज डैश और नॉर्मल जो बॉन्ड्स है दोस्तों वो डिसाइड कर लिए। मैंने 1000 बार बोला है कि इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज, जो भी बच्चे इस बात को फॉलो नहीं करते समझदार बन जाइए, समझदार को इशारा काफी होता है, और जो समझदार इतनी बार ना समझाने भी ना समझे तो भाई वो फिर क्या है, मैं क्या ही बोलूं। व्हेन आई आस्क यू टू कमेंट देन यू हैव टू कमेंट, इसके अलावा आपको कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। प्लीज वेट एंड वॉच। सारी चीजें अभी मैं पूछूंगा इन चीजों में, तो कराई क्या मैंने पूछने का बचा ही क्या है, मैं पूरा पढ़ाऊंगा BF3 तो उसके बाद ही तो डाउट पूछोगे ना भाई। वेट एंड वॉच, डू नॉट डू एनी एक्स्ट्रा कमेंट, प्लीज फॉलो द रूल्स ऑफ द क्लास, ठीक है। आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। तो ओके, BF3 का हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अब सीख लिया है। जो रिप्रेजेंटेशन सीख लिया है अब हम इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट निकालना सीखते हैं दोस्तों। आइए जरा सामने देखिए। जिस रिप्रेजेंटेशन से हम सिमेट्री एलिमेंट्स को आसानी से समझ पाए वही यूज कर लेंगे। और देखो तुम कहोगे सर क्या इस BF3 की दो ही होंगी ऐसी रिप्रेजेंटेशन? ऐसा नहीं है भाई, कितनी भी हो सकती है और एक्सेट्रा कितनी भी हो सकती है। एग्जांपल के तौर पे लो 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 ये लो ये लो ये लो ये लो, ऐसा मॉलिक्यूल पकड़ लो। किसी के मन की इच्छा होगी सर मैं तो ऐसे पकड़ूं, पकड़ ले भाई क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ऐसे पकड़ूं, पकड़ ले भाई क्या फर्क पड़ता है, ऐसे पकड़ो पकड़ ले क्या फर्क पड़ता है, मैं सर मैं तो ऐसा कर दूं कर ले भाई तेरे को क्या करता है, ऐसे तीर तो रॉकेट बना ले इसका रॉकेट। जनरली हम वो बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हम खुद आसानी से समझ पाए यार। बाकी इस मॉलिक्यूल को ऐ करके पूरा तुम झाड़ उड़ाओ, उसका पूरा लो लो भाई बड़ा BF3 रहेगा, ये BF3 ही रहेगा, पूरा मॉलिक्यूल BF3 रहेगा। किसी भी ओरिएंटेशन में इसको ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनटिल अनलेस तुम इसके इंटरनल बॉन्ड एंगल्स या इंटरनल बॉन्ड ना तोड़ दो। इंटरनल चेंजेस कराओगे तो मॉलिक्यूल बदल जाएगा, और अगर मॉलिक्यूल को किसी भी ऐसा ये कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लेट्स सपोज इस बोतल को मैंने पकड़ा और मैंने उछाल दिया, तो क्या ये बोतल बदल गई क्या? ये जो स्टील की बोतल है क्या ये सोने की बोतल बन गई क्या? ऐसा ही होने लग जाता तो फिर तो हो गया था काम। दोस्तों मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा था, मैं बैठ के बोतल उछाल रहा था, सोना बनाओ है ना, सोने बनाने वाला बाबा है सामने देखिए। तो दोस्तों इट्स लाइक कि आप मॉलिक्यूल को अंदर के इंटरनल सारे फैक्टर्स अगर कांस्टेंट रखते हो और कितने भी डिग्री पे रोटेट कराओ तो मॉलिक्यूल सेम रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। ऐसा दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी भी तरीके से दिखा सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट जो हमारे समझने में विजुअलाइजेशन में आसानी है उसी को यूज करते हैं। नाउ जब ये सारे पैरामीटर्स हम सीख चुके हैं तो अब हमारे पास बात आती है दोस्तों क्या, सिमेट्री एलिमेंट्स निकालने की। तो BF3 मॉलिक्यूल्स के अंदर हम निकालने जा रहे हैं सिमेट्री एलिमेंट्स इन BF3। पहला मॉलिक्यूल है, जरा सामने देखिए, आसान तरीके से समझते हैं इसको। BF3 के अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स निकालना सीखते हैं प्लीज। सो सिमेट्री एलिमेंट की दुनिया में सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम Cn से रिप्रेजेंट करते हैं, Cn से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर n की जो वैल्यू होती है दोस्तों, n जो वैल्यू होती है दोस्तों वो 360 डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करती है, एंगल ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करती है। नाउ अगर मैं n की वैल्यू के रिस्पेक्ट में Cn को डिफाइन करने लग जाऊं तो बताइए जब n की वैल्यू 1 होगी तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, की वैल्यू 1 पे एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? n की वैल्यू 1 तब आएगी जब 360 को 360 डिवाइड करना पड़ेगा, तो हेंस एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री का होगा। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? 360 डिग्री का होगा। फिर उसके बाद देखेंगे n की वैल्यू 2 कब होगी, n की वैल्यू 2 तब होगी दोस्तों जब एंगल ऑफ रोटेशन कितने डिग्री का होगा, जब हम यहां पे 360 को 180 डिग्री से डिवाइड करेंगे तब n की वैल्यू 2 आएगी ऐसे, यानी कि C2 जो होता है n की वैल्यू जो 2 होता है वो 180 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही n की वैल्यू 3 कब आएगी, जब एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री का होगा दोस्तों, एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री का होगा। n की वैल्यू 4 कब आएगी, जब दोस्तों n का एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री का होगा। n की वैल्यू 5 कब आएगी, जब एंगल ऑफ रोटेशन 72 डिग्री का होगा। n की वैल्यू 6 कब आएगी, जब एंगल ऑफ रोटेशन 60 डिग्री का होगा, एंड सो ऑन ऐसा चलता जाएगा दोस्तों, ये अनगिनत इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन। नाउ अब इतने सारे Cn एक्सिस होते हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6, तो सारे चेक करने पड़ेंगे भाई वन बाय वन। कहने में Cn है पर चेक तो हमें सारे करने पड़ेंगे, Cn के अंदर n वैल्यू वाले सारे चेक करने पड़ेंगे। तो उसमें चेक करने कहां से स्टार्ट करें, C1 से स्टार्ट करें। तो हमने
कहा कि भाई C1 क्या है, C1 360 डिग्री का एंगल के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करता है दोस्तों। तो C1 की जब बात की जाएगी, लेट्स सपोज मैं एक मॉलिक्यूल हूं, मेरे में से एक एक्सिस पास करी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि एक एक्सिस होगी। इस एक्सिस के लोग मान लीजिए तुमने 360 डिग्री का रोटेशन किया, ठीक है। तो मेरे मेरे बीच में से एक एक्सिस पास की गई है, इसके लोग 360 डिग्री घूमना मुझे, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री घुमाया। तो जब किसी एक एक्सिस के लोग जितने भी डिग्री ऑफ रोटेशन कराने से इनिशियल स्ट्रक्चर और रोटेशन के बाद की स्ट्रक्चर, इनिशियल स्ट्रक्चर एंड फिनोमिनन यानी कि ऑपरेशन कराने के बाद की स्ट्रक्चर अगर सेम आ जाए, इक्विवेलेंट आ जाए, तो ऐसे में हम कह देंगे वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री वहां प्रेजेंट होगा। हेंस मेरे अंदर हमने एक एक्सिस के लोग 360 डिग्री का रोटेशन कराया, तो मेरी ओरिजिनल स्ट्रक्चर इनिशियली ऐसे ही थी और फाइनली 360 रोटेट करके आऊंगा, तब भी मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, ऐसे ही पोजीशन होगी, ऐसे ही शेप होगा। तो एज इट इज सेम आ रही है, हेंस मेरे अंदर C1 एक्सिस प्रेजेंट है। और इनफैक्ट मेरे अंदर ही नहीं, दुनिया के हर ऑब्जेक्ट के अंदर C1 एक्सिस प्रेजेंट ही प्रेजेंट होती है। ये 360 डिग्री से किसी को भी रोटेट कर लो, ऑलवेज सेम आता है दोस्तों, हमेशा सेम आता है, उसकी स्ट्रक्चर हमेशा सेम आएगी। तो C1 इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ स्ट्रक्चर, और जो चीज हमेशा किसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, तो वह जब सब में प्रेजेंट ही है, तो इसको इस परिवार से बेदखल कर दिया गया और बोला जाता है अपने अलग करके बना ले, यानी कि इसको एक अलग सिमेट्री एलिमेंट से पुकार दिया गया, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट जो ई होता है वो कुछ और नहीं होता, जो पांचवा सिमेट्री एलिमेंट हमने नाम दिया था वो ये C1 एक्सिस ही होती है। यानी कि C1 एक्सिस को जब आइडेंटिटी एलिमेंट हमने एक सेपरेट सिमेट्री एलिमेंट क्रिएट कर दिया, तो भाई इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री में फिर हम शुरुआत कहां से करेंगे? तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में समझ में आया। आज के बाद एक्सिस ऑफ सिमेट्री की जब शुरुआत होगी तो हमेशा C2 से शुरू करना है। कहां से शुरू करना दोस्तों? एक्सिस ऑफ सिमेट्री में जो CN एक्सिस की शुरुआत होती है वो C2 से होती है और इंफिनिटी तक जाती है, तो C2 से शुरू करेंगे। हेंस क्योंकि हम इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करने वाले हैं, CN चेक करने वाले हैं, तो दोस्तों हमें क्या चेक करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे दोस्तों एक्सिस ऑफ सिमेट्री में C2 चेक करना पड़ेगा। हमें सबसे पहला जो चेक करना पड़ेगा दोस्तों, बेसिक वो C2 चेक करना पड़ेगा। अब C2 जो चेक करना है उसमें क्या क्या चेक करना है? उसमें कुल मिला के दो बातें हम चेक करेंगे। पहली चीज कि C2 होगा या नहीं होगा BF3 मॉलिक्यूल में, और दूसरी चीज अगर होगा, इफ यस देन कितने C2s होंगे, हाउ मेनी C2s, हाउ मेनी। ये दो क्वेश्चन हमारे सामने है। हालांकि पेपर ऑफ द स्टीरियोकेमिस्ट्री ओरिएंटेड जो होता है उसमें एक ही क्वेश्चन आता है कि कोई भी सिमेट्री एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, हाँ या ना पे आता क्वेश्चन। और मैं तुम्हें एक स्टेप एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, कितने होंगे ये भी निकलवाऊंगा। तो ये BF3 मॉलिक्यूल के अंदर हम दोनों ही चीजें वन बाय वन चेक करते हैं। सो BF3 मॉलिक्यूल के अंदर मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल शेप बना ली BF3 की, तो वर्टिकल शेप मैंने बना ली ना। अब इस BF3 मॉलिक्यूल में हमें कहीं से भी एक एक्सिस पास करनी है, और उस एक्सिस के अलोंग क्योंकि C2 चेक करने जा रहे हैं तो उस एक्सिस के अलोंग 180 डिग्री का रोटेशन करवाना है। तो इमेजिन करिए कि यहां से कहीं एक एक्सिस पास करे और वहां से 180 डिग्री का रोटेशन करवाए, और हमें ये प्रोबेबिलिटी रखनी है कि रोटेट करने के बाद सेम आना चाहिए। तो अगर सेम आ गया तो C2 एडजस्ट कर जाएगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो हमने क्या किया, यहां से साफ-साफ नजर आ रहा है। अब ये बातें तुम धीरे-धीरे समझोगे, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करोगे वैसे समझोगे। तुम कहोगे हमें कैसे पता कहां से पास करें? ये इमेजिनेशन बाय प्रैक्टिस आएगा। इतने सारे प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा कि तुम भी एक दो लेक्चर के बाद तुम भी एक्सपर्ट बन जाओगे दोस्तों। सब देखिए, तो यहां से मैंने एक एक्सिस पास करी और इस एक्सिस के अलोंग मैंने 180 डिग्री का रोटेशन करवाया। क्या करवाया? 180 डिग्री का रोटेशन करवाया। तो दोस्तों जब ये एक्सिस पास करी तो ये बोरोन और फ्लोरीन से पास होगी और इस BF बॉन्ड से पास होगी। जब इस एक्सिस के अलोंग रोटेशन कराऊंगा तो ध्यान रखना, एक्सिस के अलोंग रोटेशन का मतलब समझ लो पहले तो क्या होता है। मान लीजिए एक्सिस ऐसी है तो इसके अलोंग रोटेशन का मतलब क्या होगा? इसके अलोंग रोटेशन या तो इधर की तरफ होगा या फिर इधर की तरफ होगा, या तो ऐसे घूमेगा या तो ऐसे घूमेगा। एक्सिस को ऐसे पलटी मत मार देना। एक्सिस जैसी है वो अपनी दूरी पे घूमती रहेगी, अपने पॉइंट पे या तो राइट में या तो लेफ्ट में या तो इधर घूमती रहेगी। दोनों में से इधर घुमा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही होता है। उसका डिफरेंस सिमेट्री ऑपरेशन नाम के टॉपिक में आता है, जो बच्चे नेट गेट के ग्रुप थ्योरी में समझेंगे। यहां तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, या तो तुम रोटेशन को इधर कराओ या इधर कराओ, बात बराबर ही है, आंसर सेम ही आएगा। फ्रेंड्स मैं रोटेशन इधर कराऊं या मैं रोटेशन इधर कराऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम आएगा। हमें यहां पे पता करना है कि 180 रोटेशन करने से क्या होगा। तो जब इस एक्सिस के लोग 180 का रोटेशन करवाऊंगा दोस्तों, तो बताइए क्या होगा। एक सिंपल सी बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी किसी एटम से या किसी बॉन्ड से एक्सिस पास हो जाए, तो उस एक्सिस के अलोंग जब रोटेशन होगा, तो ये बोरोन एटम इसी एक्सिस के अलोंग इसी अपनी ही पोजीशन पे रोटेट होता रहेगा। ये फ्लोरीन भी इसी एक्सिस के अलोंग अपनी ही पोजीशन पे रोटेट होता रहेगा। मतलब इन दोनों एटम की पोजीशन चेंज नहीं होगी, ये यही घूमते रहेंगे, यही घूमते रहेंगे। तो जब भी किसी एटम के अलोंग एक्सिस पास हो जाए तो उस एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है। बाकी जो दो एटम यहां बचे, कि जब इस एक्सिस के अलोंग रोटेशन होगा तो ये दोनों एटम आपस में रोटेट करेंगे, यानी कि इन दोनों एटम्स की पोजीशन चेंज होगी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कितने एटम यहां पे अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो हम कह देंगे ये दो एटम तो पोजीशन चेंज करेंगे 180 रोटेट करने पर, और ये दो एटम चेंज नहीं करेंगे दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। वो बातें हमें और डिटेल में नहीं जाना दोस्तों, हमें तो पता लगाना कि है या नहीं है। तो इस एक्सिस के अलोंग जब रोटेशन होगा दोस्तों, लीजिए मैं एक बार विजुअलाइज करा देता हूं आपको दोस्तों, मेरे सामने देखिए। इस एक्सिस के अलोंग जब रोटेशन होगा, नाउ वी हैव टेक एक्सिस और इसके अलोंग 180 डिग्री रोटेट कराएंगे, तो 180 डिग्री यहां इस तरफ से बाहर होते हुए राइट में लेके जा रहे हैं। तब इस एक्सिस के अलोंग BF बॉन्ड के अलोंग 180 डिग्री रोटेशन कराएंगे, कराया 90 हो गया और ये कराया ये 180 हो गया। 180 कराने पर ये जो BF बॉन्ड है वो जैसा था वैसे ही रहा, बोरोन जाता वही रहा, फ्लोरीन जाता वही रहा। फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि ये वाला फ्लोरीन बाहर से रोटेट होकर यहां राइट में आ गया 180, यहां से यहां तक का बाहर का पूरा एंगल 180 डिग्री है, और यहां से यहां तक का पीछे का पूरा एंगल 180 डिग्री है दोस्तों। ये दोनों एटम आपस में यहां से यहां और यहां से यहां रोटेट होकर एक दूसरे की जगह ले लेंगे। ये एटम एक आधा हेमिस्फीयर फॉलो करके यहां आएगा और ये वाला एटम भी पीछे वाला हेमिस्फीयर फॉलो करके यहां आएगा। हेमिस्फीयर 180 डिग्री एंगल पे दोस्तों। हेंस हम कह देंगे कि बाकी बचे हुए दोनों एटम, ये वाला एटम 180 डिग्री फॉलो करके यहां चला जाएगा और ये वाला एटम पीछे से रोटेट होकर दोस्तों 180 डिग्री फॉलो करके इसकी जगह ले लेगा। ये दोनों आपस में पलट जाएंगे और जिसके अलोंग एक्सिस पास है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हेंस ये BF बॉन्ड तो एज इट इज रहा। राइट वाला फ्लोरीन यहां लेफ्ट वाला फ्लोरीन रोटेट होकर राइट में आ गया दोस्तों, और राइट वाला फ्लोरीन रोटेट होकर लेफ्ट में चला गया, यहां इस तरीके से लेफ्ट में चला गया, फुल लेफ्ट में चला गया। ऐसा करने पे दोस्तों ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर बनी। अब इन स्ट्रक्चर का हम नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज स्ट्रक्चर नंबर 1 बोल देते हैं, इसको हम इनिशियल स्ट्रक्चर बोल देते हैं दोस्तों। इनिशियल स्ट्रक्चर का मतलब ऑपरेशन कराने से पहले की स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर नंबर 2 बोल देते हैं, इसको फाइनल स्ट्रक्चर बोल देते हैं। फाइनल स्ट्रक्चर का मतलब ऑपरेशन कराने के बाद की स्ट्रक्चर। ऑपरेशन बोले तो जो भी सिमेट्री एलिमेंट है उसके अलोंग कोई ना कोई ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ एक्सिस है, एक्सिस के अलोंग 180 डिग्री का रोटेशन हो रहा है। तो दोस्तों रोटेशन होने से पहले और रोटेशन होने के बाद, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्ट्रक्चर को अब आपको चेक करना है कि क्या ये सेम आ रही है, क्या ये सुपर इंपोजेबल आ रही है, क्या ये ओवरलैप्ड आ रही है, हाँ या ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे गलती से पूछा था ओवरलैप क्या करने का आएगा। दोस्तों ओवरलैप क्या करता है, देखो सामने देखिए, मैं अगर इस स्ट्रक्चर को जो कि फाइनल स्ट्रक्चर है इसको कॉपी कर लूं या इसी को ले चलूं और इसको इनिशियल स्ट्रक्चर पे ओवरलैप कराने की कोशिश करूं, उठा के ले गया और ओवरलैप कराया। बोरोन के ऊपर बोरोन ओवरलैप हो गया, फ्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन, फ्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन, डंडे से डंडे मैच करके दोस्तों बनी बॉन्ड से बॉन्ड ओवरलैप कर गए। हेंस दिस इनिशियल एंड फाइनल स्ट्रक्चर आर ओवरलैप टू ईच अदर, एक दूसरे पे ओवरलैप होती है। और जो स्ट्रक्चर ओवरलैप स्ट्रक्चर्स हो जाती है या जो स्ट्रक्चर ओवरलैप कहलाती है, ओवरलैप हो जाती है, उन्हीं को ही सुपर इंपोजेबल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। हेंस वी कैन से इन केमिस्ट्री टर्म इट इज दे आर सुपर इंपोजेबल स्ट्रक्चर्स, दे आर सुपर इंपोजेबल और ओवरलैप्ड स्ट्रक्चर्स। ओवरलैप्ड स्ट्रक्चर्स दोस्तों, ये ओवरलैप्ड स्ट्रक्चर्स कह लो या सुपर इंपोजेबल स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे में ओवरलैप कर रही है या दोनों एक दूसरे में सुपर इंपोज कर रही है। अगर ये ओवरलैप करे तो सुपर इंपोजेबल कहलाएंगी, अगर ओवरलैप नहीं करती, लेट्स सपोज आगे बहुत सारे केस आएंगे जहां पे ओवरलैप नहीं भी करेगी तो वो नॉन सुपर इंपोजेबल कहलाएंगी। तो अभी ओवरलैप कर रही है तो इनको सुपर इंपोजेबल स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो सुनिए, जब ऐसे सिनेरियो में ऐसे ऑपरेशन कराने के बाद इनिशियल और फाइनल स्ट्रक्चर आपस में सुपर इंपोजेबल आ जाए तो ऐसे भी दोनों स्ट्रक्चर इनिशियल और फाइनल स्ट्रक्चर आपस में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कहलाती है। दे आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, या फिर इनको आप सिमिलर स्ट्रक्चर के नाम से भी जान सकते हैं, सिमिलर या फिर सेम भी कह सकते हैं कहने के टर्म्स में, पर इसका एग्जैक्ट जो साइंटिफिक टर्म है दैट इज इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। इन दोनों को इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर का नाम देंगे। बिफोर द ऑपरेशन, आफ्टर द ऑपरेशन ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ रही है। अब सुनिए ध्यान से, अगर कोई दो स्ट्रक्चर्स ऑपरेशन कराने के बाद इक्विवेलेंट आ रही है, इनिशियल और फाइनल स्ट्रक्चर ऑपरेशन कराने के बाद इक्विवेलेंट आ रही है, हेंस यहां अब इस स्ट्रक्चर में ये जो ऑपरेशन जिस भी सिमेट्री एलिमेंट के हमने अलोंग करवाया, ये एक्सिस जो है, अब ये एक्सिस मामूली एक्सिस नहीं बची, अब ये एक्सिस C2 एक्सिस कहलाएगी अकॉर्डिंग टू इसका एंगल ऑफ रोटेशन। देखिए इनिशियली हमने केवल एंगल ऑफ रोटेशन डिफाइन किया था, पर जब इसने ऑपरेशन करने के बाद हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर का रिलेशन दिखाया तब ये एक्सिस C2 एक्सिस कहलाएगी। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए, हर एनी गैरी नथु गैरी एक्सिस कोई भी CN एक्सिस नहीं कहलाएगी। इनिशियली एक एक्सिस को केवल एक्सिस बोलेंगे, अगर वो ऑपरेशन कराने के बाद सेम स्ट्रक्चर दे दे तभी उस एक्सिस को एक्सिस ऑफ सिमेट्री का खिताब दिया जाएगा, यानी CN की उपाधि दी जाएगी। ऐसा समझ लीजिए, उसके CN की डिग्री कब मिलेगी, तो तब मिलेगी जब वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगी। अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल करती है तो वो CN एक्सिस कहलाएगी। देन वहां पे n की वैल्यू एंगल ऑफ रोटेशन डिसाइड करेगा। और अगर मान लीजिए वो ऐसे सिमिलर कंडीशन को फॉलो नहीं करती है तो फिर वो एक्सिस वो नॉर्मल मामूली एक्सिस है, उसको हम CN एक्सिस नहीं बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं बोलेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि भाई इन सर्टेन कंडीशन ही एक्सिस CN एक्सिस कहलाती है और सर्टेन कंडीशन जो है हमने यहाँ पे फॉलो कर ली। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो चुका है कि भाई C2 होगी या नहीं होगी। तो आंसर है यस, 100% होगी। हमने BF3 में देखा, तुम्हें कोई भी नजर आ जाए, एनीवन कोई भी नजर आए तो हम कह देंगे यस इसके अंदर C2 प्रेजेंट है। अच्छा BF3 में C2 प्रेजेंट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, अच्छा है तो कितनी है बाबा, बता दो कितनी है, क्या एक ही है, क्या है और भी है। तो तुम यहाँ से थोड़ा सा अब विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे। क्या विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे कि पहले वाली जो C2 निकाली वो कैसे निकाली, क्या उसी तरीके से और भी निकाली जा सकती है क्या। दोबारा सुनो कि पहले वाली जो C2 निकाली वो कैसे निकाली, इनकी एटम में से पास हो रही है, क्या उसी तरीके से और भी निकाली जा सकती है क्या। तो गौर सुनिए, ये BF3 का मॉलिक्यूल बिल्कुल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जैसा लग रहा है, मतलब 120 डिग्री एंगल यहाँ पे तीनों फ्लोरीन फ्लोरीन प्रेजेंट है और एक BF बॉन्ड के अलोंग तुमने एक C2 निकाली है। भाई साहब इस BF बॉन्ड के अलोंग निकाली है तो इस BF बॉन्ड से भी निकल सकती है, इस BF बॉन्ड से भी निकल सकती है। यस 100% निकल सकती है दोस्तों। एंड जब ओवरऑल BF3 के अंदर से हम दोस्तों C2 को चेक करने लगेंगे तो C2 जब चेक करने लगे, एक बार स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो पहली C2 तो हमने यहां से निकाली, दिस इज द फर्स्ट C2, एक C2 ये हो गई हमारे पास। सेकंड C2 केस हो सकता है कि इस फ्लोरीन और इस बोरोन के अलोंग निकाल दो, ऊपर की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ रोटेशन करा दो या ऊपर से नीचे की तरफ करा दो, बात बराबर है। मान लीजिए यहां से ऊपर की तरफ कराऊंगा तो जिस एक्सिस जिन एटम के अलोंग पास हुई है इनकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बाकी दोनों पलटी मार जाएंगे। ये यहां से यहां चला जाएगा और ये यहां से यहां चला जाएगा दोस्तों और ये पीछे से रोटेट होके दोस्तों, पीछे से रोटेट होके दोस्तों, डैश का मतलब पीछे से रोटेट होके इसकी जगह दोनों आपस में पलटी मार जाएंगे 180 डिग्री में। सिमिलरली दोस्तों, सिमिलरली वी हैव वन मोर अपॉर्चुनिटीज, हम इन दोनों बोरोन और फ्लोरीन के अलोंग भी पास कर सकते हैं और जब इन दोनों के अलोंग पास करेंगे और ऊपर से नीचे दिखाओ या नीचे से ऊपर दिखाओ, बात सेम ही है दोस्तों। हम कहेंगे इनके अलोंग पास की तो इन दोनों की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये दोनों पलटी मार जाएंगे दोस्तों आपस में। ये ऊपर से नीचे यहां आ जाएगा और ये पीछे से दोस्तों रोटेट होके, ये पीछे से रोटेट होके दोस्तों, ये पीछे से रोटेट होके दोस्तों वो इसकी जगह ले लेगा। और ऐसा करके कुल मिला के 1 2 और 3 हम कहेंगे एक BF बॉन्ड से एक C2 तो ओवरऑल 3 BF बॉन्ड है तो कुल मिला के 3 C2 लाई करेगी। वी हैव 3 C2s एग्जिस्ट हियर, 3 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास प्रेजेंट होगी। हमारे पास 3 C2 पाई गई। कितनी C2 आई दोस्तों, कुल मिला के दोस्तों ने यहां पे देखा 3 C2 आई। वी हैव 3 C2s। ये अभी हम सिमेट्री एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, ध्यान रहे सिमेट्री ऑपरेशन की बातें हमें नहीं करनी है। या मैंने कहा था कि सिमेट्री ऑपरेशन जो है कहा गया है, सिमेट्री ऑपरेशन जो है वो ग्रुप थ्योरी के बच्चे, नेट गेट के बच्चे पढ़ेंगे, केवल वो नेट गेट के बच्चे ग्रुप थ्योरी पढ़ा हुआ, ये वाला पोर्शन नहीं करना है। इसे बस केवल ऑपरेशन कौन से होते हैं तो हमने देख लिया कि एक्सिस के रोटेशन होता है। बाकी अभी हमें जो केवल निकालने होते हैं, जो हां या ना आंसर देना होता है, सिमेट्री एलिमेंट को देना होता है बस, सिमेट्री एलिमेंट है या नहीं है।
और इस तरीके से पहला C2 एक्सिस हमने यहाँ पे निकालना सीख लिया है। आई होप आप सबको ये कहानी समझ में आई होगी दोस्तों। एक बार फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में देखिए यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है क्या? अगर क्लियर है अब हम C3 की तरफ चलेंगे, फिर देन C4, देन फिर C5 और एक बार मैं C6 तक आपको सारी चेक कराऊंगा। फटाफट एक बार बताइए C2 की कहानी क्लियरली समझ में आएगा? फटाफट बताइए दोस्तों, क्या C2 की कहानी सबको क्लियरली समझ में आएगा? इसके अलावा कोई और C2 यहाँ पे नहीं होती, किसी भी तरीके से और C2 यहाँ नहीं निकल सकती। कोई भी इमेजिनेशन करा के देख लीजिए, कॉपी पे बनाइए, वहां से पास कराइए, जिसमें तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ से पास हो सकती है, कॉपी पे इमेज बनाइए, वहां से पास कराइए, रोटेट कराइए 180 के लोग, फाइनल स्ट्रक्चर अगर सेम बन जाए देन हम कह देंगे C2 है, नहीं तो नहीं है। और BF3 में इसके अलावा कोई और C2 नहीं होती है। किसी ने क्वेश्चन पूछा क्या नाम है उसका ऊपर, सर एक्सिस अगर परपेंडिकुलर होगा या नहीं, क्या बोला? इससे रोजलिना का क्वेश्चन है, इससे पहले क्वेश्चन बनाया सर वेज डेस्क पे। अनुराग ने पूछा वेज डेस्क पे दिखा देंगे, वेज डेस्क पे दिखा देंगे तो प्लेनर कैसे रहेगा? ओ माय गॉड, अरे बाबा इतने क्या बात कर दी भाई ये, ओरे 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 भाई, ये भगवान ये क्या क्या डाला तूने दोस्त अनुराग? पहले अनुराग का क्वेश्चन समझिए, आप में से कुछ बच्चों का सेम हो सकता है, सामने देख लीजिए पहले प्लीज, सामने देखिए। सो अनुराग का कहना है कि BF3 एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, मैंने बताया जैसे कि अनुराग ने कहा कि जब आप इसको हॉरिजॉन्टल पे लेके जाएंगे तो एक बॉन्ड वेज पे चला गया और एक बॉन्ड डैश पे चला गया। तो अनुराग का कहना है कि जब वेज और डैश पे बॉन्ड चला गया तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर कैसे बचा? ये तुझे किसने कह दिया भाई कि वेज डैश रिप्रेजेंटेशन करने से मॉलिक्यूल प्लेनर बदल जाएगा? अरे अरे भाई, पहले BF3 इस वर्टिकल प्लेन में था, अब BF3 को हमने रखा तो अभी BF3 का पूरा मॉलिक्यूल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। मैंने यही तो कहा, पॉइंट ऑफ व्यू बदल रहा है और कुछ नहीं बदल रहा है। या इसको वर्टिकल प्लेन में हमने रखा तो मतलब क्या कोई प्लेनर मॉलिक्यूल वर्टिकल प्लेन में ही हो सकता है क्या? हॉरिजॉन्टल में नहीं हो सकता। प्लेन तो कोई भी है, प्लेन तुम ऐसे पास करो, प्लेन तुम यहाँ सामने से पास करो, प्लेन तुम ऐसे हॉरिजॉन्टल पास करो, प्लेन तो प्लेन है यार। तो अगर कोई एक ही प्लेन में सारा मॉलिक्यूल समा रहा है, फिर वो चाहे ऐसे प्लेन में समा जा रहा हो, फिर ऐसे प्लेन में समा जा रहा हो, या हॉरिजॉन्टल प्लेन में समा जा रहा हो, या टिल्टेड प्लेन में समा जा रहा हो, मॉलिक्यूल इज प्लेनर। इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे पकड़ूं तो इस प्लेन में आ गया, टेढ़ा कर दूंगा तो इस प्लेन में टेढ़े प्लेन में आ गया, अभी भी एक प्लेन में है, ऐसा कर दूंगा तो अभी भी एक प्लेन में है, ऐसा कर दूंगा तो अभी भी एक प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, बस प्लेन का ओरिएंटेशन बदल रहा है तो एक ही प्लेन में मॉलिक्यूल। वैसे क्या होता है यार, वेज डैश डू नॉट डिसाइड द प्लेनरिटी मॉलिक्यूलर होल स्ट्रक्चर। तो देखिए कि एक प्लेन से पास हो रहा है क्या, देन इट विल बी ऑलवेज प्लेनर। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई रोजलिन पांडा जी का। सर एक्सिस अगर परपेंडिकुलर होगा तो कोई भी फ्लोरीन के से पास नहीं करेगा तो वो C2 एक्सिस होगा क्या? रोजलिना जी आपको मैंने अभी भी निकालना सिखाया, आपको मैंने अभी भी बताया कि अगर आपके मन के अंदर कोई इच्छा उमड़ रही है कि यहां से पास करेंगे, राइट 180 पे घुमा के देखिए और 180 पे घुमा के सेम स्ट्रक्चर आएगी तो होगा, तो नहीं तो नहीं होगा। अभी आइडियली मेरे से पूछो तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अभी 2 मिनट बाद ही समझ में आ जाएगा वैसे तो। और ज्यादा इच्छा होगी तो कॉपी बनाओ, रोटेट करके देखो 180 पे परपेंडिकुलर के लोग। तो मैं आप सबको ये बात कहना चाहूंगा कि अक्सर तुम सब बच्चों के दिमाग में आता है कि इसको हटा के ये कर दे तो क्या हो जाएगा, इसको हटा के ये कर दे तो क्या हो जाएगा। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मैं आपको तरीके सिखा रहा हूं, तुम्हें मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तरीका बताया। तुम अगर कोई और इमेजिनेशन से कोई C2 पास करने की कोशिश कर भी रहे हो तो ड्रॉ इट एंड पास इट, रोटेट इट अलोंग 180 डिग्री। अगर इनिशियल फाइनल स्ट्रक्चर से बाहर C2 होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं होगा। वैसे आंसर पूछिए तो नहीं होगा, तो मेरे आंसर के बता देने से तुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, डू इट योरसेल्फ। बाकी ज्यादा जानने के लिए अभी मैं C3 करवाऊंगा तो परपेंडिकुलर वाला केस भी कंसीडर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, मैं अगले 1-2 क्वेश्चन और देख लूंगा। प्लीज बेफालतू का कमेंट ना करे, कोई भी बच्चा बेफालतू का कमेंट ना करे, सोच समझ के कमेंट करे। जितने एक्सिस उतने AOS निकलेंगे। सेम स्ट्रक्चर, गुड़िया खुद की स्टेटमेंट्स ना बनाए, मैंने ऐसा नहीं बोला तो नहीं बोला, तो खुद की स्टेटमेंट क्रिएट ना करे प्लीज। डू नॉट क्रिएट योर स्टेटमेंट। जो बातें मैं ना बोलूं समझ लो वो तुम्हारे लिए अभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जितनी एक्सिस उतने AOS निकलेंगे। ऐसा कैसे बोला भाई? मैंने बोला नहीं बोला तो नहीं बोला। क्लियर सर, इक्विवेलेंट वर्ड का रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? इक्विवेलेंट वर्ड रिप्रेजेंट करता है हूबहू चीज, ओवरलैप्ड चीज। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी मुस्कान चाहिए, अगर आप नेटगेट के बच्चे हैं तो मिलेंगे ग्रुप थ्योरी चैप्टर में, वहां समझ में आएगा आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस है। अभी के लिए तुम्हारे लिए इक्विवेलेंट सिमिलर वर्ड यही काफी है। तो एक्सेस पास करने का कोई रूल नहीं है, कहीं से पास कर ले तेरी मर्जी, ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट टेढ़ा मेढ़ा किसी भी एंगल में, मतलब कन्वीनियंट के लिए दिखाए है ना, मतलब कन्वीनियंट के लिए दिखाए है ना। अरे कन्वीनियंस नहीं होता यार अनुराग, तू कहां कन्वीनियंस में घुस गया यार? मॉलिक्यूल प्लेनर है तो है यार, ये धरती गोल है तो गोल है, किसी भी एंगल से देख ले, मैं क्या करूं? ऐसी कैसी बात कर रहा है? मतलब धरती को टेढ़ा कर देगा तो धरती धरती जो है वो मतलब वो गोला से हटकर कुछ और हो जाएगी क्या? मतलब तू कहेगा सर तो धरती तो इलिप्सॉइड है। अरे उसकी बात नहीं कर रहा मैं, तुझे एग्जांपल के तौर पे समझ कि इफ दिस फोन टूट गया मेरा फोन, इफ दिस फोन इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, मान लीजिए मैं इसको प्लेनर मान लेता हूं, इसकी विड्थ को मैं 0 मान लेता हूं, विड्थ को 0 मान लेता हूं, एक प्लेन मान लेता हूं। इफ दिस फोन इज अ प्लेनर, इस फोन को मैं ऐसा पकड़ूं तब भी प्लेनर है, ऐसा पकड़ूं तब भी प्लेनर है, ऐसा कर दूं तब भी प्लेनर है, ऐसा कर दूं तब भी प्लेनर है, या अभी इस प्लेन का लो प्लेनर है, ऐसा कर दूं अभी प्लेनर है। तो मॉलिक्यूल ओवरऑल प्लेनर है, उसको टेढ़ा मेढ़ा करोगे तो हर जगह से एक प्लेन निकल रहा होगा, तो मॉलिक्यूल प्लेनर ही रहेगा भाई। चलिए बस अब तुम्हारे नॉन रिलेवेंसी स्टार्ट हो गई। सो C2 तक की कहानी यहाँ सबको खत्म हो गई है। प्लीज अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कोई एक्स्ट्रा फालतू कमेंट्स नहीं, सिर्फ काम के ओरिएंटेड कमेंट्स होने चाहिए। आप सीरियस हो जाइए, आप एक सीरियस तैयारी कर रहे हैं। कोई भी चीज जो कोई भी कमेंट जो टाइम वेस्ट करे वो आप ना तो करे और ना मैं उसको पढ़ूंगा, सिंपल सी बात है। सामने देखिए तो दोस्तों BF3 के अंदर C2 की बातें हमने यहाँ से कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, काम की बातें आगे करते हैं। और आप सब बच्चों को बता दूं, जब कमेंट करने को बोलूं तभी कमेंट किया करो, ये नहीं कि 5-10 मिनट बाद रुक के कमेंट करोगे, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। प्लीज इस बात का ध्यान रखें सब बच्चे, और एक बार में कोशिश करें एक ही कमेंट रखे, सारी दुनिया की चीजें एक ही बार में नहीं सीखनी है। अरे रोजना क्या यार तू बकवास है, क्या फालतू की चीजों को करना है? अभी मैंने तो समझ नहीं आया क्या मैंने बोला। तो इसका मतलब C2 एक्सिस होने के लिए मॉलिक्यूल को सुपर इंपोज होना पड़ेगा। तो मैंने यार गधे की तरह क्या बोला? मेरी बातों को सुनना नहीं है, अपनी खुद की बातों को लगाना
एक बात सब बच्चे समझ जाए, डाउट पूछने का मतलब ये नहीं है कि आप टॉपर हैं, कि या डाउट पूछने का मतलब ये भी नहीं होता कि तुम पता नहीं क्या ही सीख जाओगे। जब मैं चीजें सिखा रहा हूं तो समय में हमेशा ध्यान रखें कि क्या बोल रहा हूं, किन वर्ड्स का यूज कर रहा हूं, और मैं अपने आप में कोशिश करता हूं एक बात को 4 बार रिपीट करूं, तो ताकि तुम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार सुन लो। उसके बाद भी अगर कोई तुम अननेसेसरी चीजों की तरफ जा रहे हो तो भाई आप अपने पाथ से भटक रहे हो। ये सुपर इंपोज मैंने क्या बोला यहाँ पे, कोई भी C2 क्या, कोई भी एक्सिस सिमेट्री जब ऑपरेट कराने के बाद इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर देगी, तभी वो एक्सिस सिमेट्री कहलाएगी, चाहे वो C2 हो, चाहे C3 हो, चाहे कोई भी हो। ज्यादा जानकारी के लिए आगे आने वाले एग्जांपल्स का वेट करें, वेट एंड वॉच। अपने मनगढ़ंत कहानियां, अपनी मनगढ़ंत स्टेटमेंट्स क्रिएट ना करें जब तक मैं कोई स्टेटमेंट ना बोलूं, कोई स्टेटमेंट क्रिएट ना करें अपने अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी स्टीरियो केमिस्ट्री के आप इनिशियल दौर में है, एक लेक्चर 2 लेक्चर मुश्किल से अपनी जिंदगी का आपने देखा नहीं है, और आप सोचते हैं कि सारी कहानी एक ही मिनट में समझ में आ जाए, नहीं आएगी। जिसका सही समय है वहां आएगी, सारी चीजें सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसको मुझे कहां कराना है। जो तुम्हारे मन में ये डाउट कोई आ भी रहा है, वो ऑटोमेटिकली आगे जब एग्जांपल होंगे क्लियर हो जाएगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच। एंड जब मैं पूछ रहा हूं कि कोई डाउट है क्या, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जो मैंने यहाँ 4 अक्षर लिखे, जो भी 2-3 स्लाइड मैंने भरी, उसमें से कोई डाउट है क्या, हाँ या ना। इसमें C2 समझ में हाँ आया सर, अच्छा 3 C2 समझ में हाँ आया सर, बात खत्म। अब आगे चलेंगे, इसको ऐसे करा दे, ऐसे करा दे। अरे जब 10 एग्जांपल करोगे तो तुम्हारे दिमाग में वो क्लियरिटी भी आ जाएगी ना, एक एग्जांपल सारी चीजें क्लियर हो होगी। सो वेट एंड वॉच। तभी मैं कहता हूं कि जो मैंने लिखा उसी में से पूछ रहा हूं कि इतनी बात समझ में आई, ये C2 कैसे निकली, ये समझ में आई, हाँ हाँ बस आई, तो यस लिखना था सर। ये 3 C2 कैसे होगी समझ में आई, हाँ हाँ सर यस लिखना था बस। इनमें ना समझ में आई हो कि कैसे निकली, तब क्वेश्चन पूछना था। इसके अलावा कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो भाई अभी चीजें बाकी है, C3 होने दो, C4 होने दो, C5 होने दो, BF3 जैसे 3-4 मॉलिक्यूल और होने दो, तब तो तुम्हारी चीजें क्लियर होंगी ना भाई। तुम सोचते क्या एक एग्जांपल में पूरा संसार समझ ले केमिस्ट्री का। बी मैच्योर एवरीवन प्लीज, इट्स अ वेरी सीरियस क्लास। और आप ये कोई यूट्यूब नहीं है कि हम एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कमेंट करते रहे और आप कमेंट पढ़ता रहूंगा, चलता रहूंगा। मैं आप जैसे बच्चों को 8-9 सालों से लगातार पढ़ा रहा हूं, सब टॉपर निकल के जाते हैं बैचेस से। सब इनिशियली ऐसे ही होते हैं, पर समय के साथ सबको समझ में आता है कि भाई कंटेंट पढ़ना, और जब मेरे से आप लेक्चर पढ़ोगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा। हर टीचर का एक तरीका होता है, तो मेरा तरीका भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे मन में कोई डाउट बचेगा ही नहीं। मैं इस तरीके से कराता हूं, पर वो जो चीजें आएगी उसी समय पे कराऊंगा, आलतू फालतू जगह पे करा के रायता नहीं फैलाऊंगा। तुम लोग अपनी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत रायता फैला चुके हो, किसी को कहीं पे, किसी को कहीं पे, ऐसे मरोड़ मरोड़ के तुमने जाल बुन रखा है। उन जाल को सोल्व करने ही मैं आया हूं। जिस सिस्टमेटिक तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़िए, जितना पूछ रहा हूं उतना बताइए। इसके अलावा अपना दिमाग अभी नहीं चलाइए, क्योंकि अभी तुम्हें सिंपल सी बात है, क्योंकि उतना दिमाग अभी डेवलप नहीं हुआ है तुम्हारा। हो जाएगा जब तुम स्टीरियो केमिस्ट्री मेरे से पढ़ लोगे, फिर तुम पूछने लायक हो गए यार। अभी तो तुमने बेसिक ही ठंडे घुमा रखे हैं, तो पहले सीख तो लो, जस्ट सीखो, फर्स्ट सीखो, फिर हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे देन आपके मल्टीपल फालतू के डाउट्स को मैं डेफिनेटली ट्रीट करूंगा। और इसके अलावा भी कोई डाउट है तो मैंने हमेशा का लेक्चर के लास्ट में पूछूं, डोंट डिस्टर्ब द क्लास भाई। ये हर लेक्चर में बोलता हूं, तुम लोगों को समझ में नहीं आती ना, प्लीज कंट्रोल योर इमेजिनेशंस, ठीक है। तुम बस भी बहम मत जाओ भावनाओं में भी, कंट्रोल भाई कंट्रोल। जितना पूछा उतना ही आंसर दो। पूछा C2 समझ में आया, हाँ आया। तीन सीटों समझ में हाँ आया, बस इतनी सी बात थी, इतना ही पूछना था, उसी का आंसर देना था। बाकी कहानी तो अभी करेंगे ना भाई, और प्रोबेबिलिटीज की बातें भी धीरे-धीरे सीखोगे ना, क्यों नहीं हुई, क्यों हुई, ये भी अभी आगे सिखाऊंगा ना, एग्जांपल देके तो सिखाऊंगा ना। करें बैक टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड हमारे पास जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे दोस्तों, हमने सबसे पहले C2 तो कर ली है, C2 का कारनामा खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे पास है C3। और C3 के लिए हम सेम 2 क्वेश्चन पूछेंगे, पहला होगी या नहीं होगी, और दूसरा अगर हुई तो कितनी होगी, हाउ मेनी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही चीजें क्लियर होंगी। प्लीज डाउट्स यहाँ पे एक एग्जांपल सारे क्लियर नहीं होते, मल्टीपल एग्जांपल्स होते हैं, इसलिए वो 20 मॉलिक्यूल का सेट है, वो तुम्हें करवाऊंगा मैं, ठीक है। वो मैं असाइनमेंट्स दूंगा, टास्क दूंगा ना, तभी तो चीजें क्लियर होंगी सब। जस्ट फॉलो माय वर्ड्स, आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो करो, बस मास्टर ने बोल दिया तो बोल दिया, यही होता है, होता ही वही है। चलिए प्लीज अब सारा सामने देखिए। हाँ ओके, सो यस और नो देन हाउ मेनी की बात हम करेंगे। तो आइए C3 को समझने चल रहे हैं हम, किसमें, BF3 में। ठीक है, BF3 के अंदर C3 को समझना है, तो मैं चाहूं तो मैं BF3 के इस वर्टिकल स्ट्रक्चर के अलोंग में समझ सकता हूं। तो मैंने वर्टिकल पहले बना रखी है, और C3 को हॉरिजॉन्टल प्लेन से समझना ज्यादा आसान है। मैंने कहा कि जहां हमें कन्वीनियंस फील होगी उस हिसाब से करेंगे। तो तुमको हमें कैसे पता लगेगा, जैसे जैसे आप मल्टीपल एग्जांपल फॉलो करोगे तो आपको भी बातें समझ आ जाएगी, कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा आसान है। जो आसान है उसी से कर लो। C3 को ज्यादा समझना BF3 में हॉरिजॉन्टल के थ्रू आसान है, हॉरिजॉन्टल के थ्रू समझ लेंगे, ऐसे समय के साथ सीख जाओगे। मल्टीपल एग्जांपल करोगे सब सीख, प्लीज वेट करिए। फिर से BF3 मॉलिक्यूल जिसमें तीनों फ्लोरीन 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री के एंगल पे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, दे आर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, दे आर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैंने अभी भी सिखाया था हॉरिजॉन्टल में BF3 कैसे बनता है। तो एक बॉन्ड आपका सेंट्रल प्लेन में होगा, एक बाहर वेज पे निकला होगा 120 डिग्री पे, और एक पीछे डैश पे होगा 120 डिग्री पे। सो 120 डिग्री 120 डिग्री और 120 डिग्री। नाउ इस हॉरिजॉन्टल BF3 के अगर मैं परपेंडिकुलर एक एक्सिस निकालूं, तुमको यहां भी समझाया परपेंडिकुलर, देखिए जब यहां परपेंडिकुलर समझाऊंगा तो उसे मुझे डायग्रामेटिकली बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, एक्सिस को बार-बार आमने सामने पास करके दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल के थ्रू C3 को समझ रहे हैं। सो मैं एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पास करूंगा इस बोरोन से। हॉरिजॉन्टल बोले तो क्या हॉरिजॉन्टल क्या है सर, कि BF3 इस हॉरिजॉन्टल, सॉरी मैंने बोला BF3 हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो मैं परपेंडिकुलर एक्सिस पास करूंगा, तो तुमको परपेंडिकुलर क्या है, ये एक्सिस इस मॉलिक्यूलर प्लेन, जिस ये मॉलिक्यूल जिस प्लेन में एक्सिस करता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में अभी दिखा रखा हमने, तो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस बोल दिया इसको। सो मैं जस्ट इसको एक एक्सिस बोल रहा हूं कि एक एक्सिस पास कर रहा हूं जो इस BF3 के प्लेन के परपेंडिकुलर है, बोरोन से पास हो रही है। नाउ
इस एक्सिस के अलोंग रोटेशन करवाना है। जब इस एक्सिस के अलोंग रोटेशन होगा या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, तुम्हारी मर्जी कैसे भी करा लो। और अब की बार जो रोटेशन कराऊंगा, क्योंकि n की वैल्यू 3 है तो 120 डिग्री से कराऊंगा। जब मैं 120 डिग्री से रोटेशन कराऊंगा तो ये वाला फ्लोरीन और इस फ्लोरीन में 120 डिग्री का ही एंगल है। तो जब मैं इस एक्सिस के अलोंग 120 डिग्री घुमाऊंगा तो ये वाला फ्लोरीन घूम के 120 डिग्री पे इसकी जगह ले लेगा, ये वाला फ्लोरीन 120 डिग्री घूम के पीछे वाले की जगह ले लेगा, और ये वाला फ्लोरीन 120 डिग्री घूम के इसकी जगह ले लेगा। तीनों BF बॉन्ड एक दूसरे में इंटरचेंज जाएंगे दोस्तों। हम कहेंगे हमने ऊपर से नीचे एक्सिस निकाली, रोटेशन कराया C3 का दोस्तों, सॉरी 120 डिग्री का। अभी हम ये नहीं कर रहे C3 है, अभी हम 120 डिग्री। तो ध्यान से समझिए बातों को। पहले हमने एक मामूली एक्सिस पास की, अभी एक एक्सिस है, अभी ये C3 नहीं है। C3 होगी या नहीं होगी बताएंगे। कैसे बताएंगे? अगर ये एक्सिस के अलोंग जितने भी डिग्री का रोटेशन हो रहा है, ये कराने के बाद आने वाली फाइनल स्ट्रक्चर इनिशियल पे सुपर इंपोसिबल पाई गई, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ गई, तब ये एक्सिस C3 एक्सिस कहलाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ कि रोटेट करने के बाद इतने एंगल पे इस एक्सिस के अलोंग फाइनल स्ट्रक्चर और इनिशियल स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट नहीं आए, सिमिलर नहीं आए, फिर ये एक्सिस C3 एक्सिस नहीं कहलाएगी। सिंपल सा फंडा है। तो दोस्तों कोई भी इनफैक्ट केवल C3 नहीं, दुनिया में आगे जितने भी हम सिमेट्री एलिमेंट करेंगे तो कोई भी एक मॉलिक्यूल होगा, उस पे सिमेट्री एलिमेंट को ऑपरेट कराया जाएगा। जैसे BF3 एक मॉलिक्यूल है, एक्सिस एक सिमेट्री एलिमेंट हम चेक करना चाह रहे हैं, अभी ये है नहीं, चेक करना चाह रहे हैं, उसके अलोंग हमने यहाँ पे ऑपरेशन कराया, क्योंकि एक्सिस है तो एक्सिस के अलोंग रोटेशन करवाया, करवाने के बाद स्ट्रक्चर इनिशियल की सेम आ गई, ये एक सिमेट्री एलिमेंट की एक्सिस बन जाएगी, यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, और एंगल ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में इसका CN नाम डिफाइन कर दिया जाएगा। ऐसे ही बाकी सिमेट्री एलिमेंट भी आगे जाके डिफाइन करेंगे। तो हेंस ध्यान रखें प्रोसेस। नाउ मैं इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग जब 120 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये जो फ्लोरीन 120 डिग्री रोटेट करके यहां आ जाएगा, ये फ्लोरीन 120 डिग्री रोटेट करके यहां आ जाएगा, और ये फ्लोरीन 120 डिग्री रोटेट करके पीछे से इस फ्लोरीन की जगह लेगा, आपस में तीनों घूम जाएंगे। और जिसके अलोंग एक्सिस पास होती है, बोरोन के अलोंग एक्सिस पास हो रही है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैंने बताया जिस एटम के अलोंग एक्सिस पास होती है उसकी पोजीशन नहीं बदलती है। तो हेंस यहां से जब हम बात करेंगे तो बोरोन की स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगी और ये फ्लोरीन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो मैं यहां पे बॉन्ड स्केलेटन बना देता हूं, ये वेज पोटेंशियल, कि जब बॉन्ड 120 डिग्री पे रोटेट हो गए तो ये वाला बॉन्ड वेज बन जाएगा, वेज वाला डैश बन जाएगा, डैश वाला उसमें नॉर्मल बन जाएगा। ठीक है, तो आइए वन बाय वन एटम्स की पोजीशन चेक करते हैं। ये फ्लोरीन घूम के यहां वेज पे आ जाएगा, ये फ्लोरीन घूम के आप पीछे डैश पे चला जाएगा, और ये फ्लोरीन घूम के राइट में यहां आ जाएगा दोस्तों। ऐसा करने पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने स्ट्रक्चर नंबर 1 बोल दिया, दैट इज इनिशियल स्ट्रक्चर, एंड इस स्ट्रक्चर को हमने स्ट्रक्चर नंबर 2 बोल दिया, दैट इज फाइनल स्ट्रक्चर। सो हमें चेक करना है इनिशियल और फाइनल स्ट्रक्चर में, यानी कि ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद, सिमेट्री एलिमेंट अप्लाई करने से पहले और अप्लाई करने के बाद, कि जो स्ट्रक्चर है वो आपस में सुपर इंपोजिबल है या नहीं है। सुपर इंपोजिबल का मतलब ओवरलैप है या नहीं। देखिए एज इट इज ये स्ट्रक्चर इसके ऊपर सुपर इंपोजिबल है, इसके ऊपर करो, इसके ऊपर बात एज इट इज है। मैं इसको उठा के लेता हूं तो इसके ऊपर एज इट इज सुपर इंपोजिबल हो रही है, दे आर सुपर इंपोजिबल स्ट्रक्चर। और अगर ये सुपर इंपोजिबल स्ट्रक्चर है दोस्तों, हेंस अभी के लिए इनको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर का नाम दे देंगे, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कह देंगे दोस्तों। और जब कोई इनिशियल और फाइनल स्ट्रक्चर में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर का रिलेशन आ जाए तो हम कह देंगे अब ये एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, और इसका CN नाम डिफाइन करना पड़ेगा, जहां पे n की वैल्यू एंगल ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगी। तो 360 को डिवाइड करेंगे 120 डिग्री से, n की वैल्यू 3 आएगी, हेंस इस एक्सिस को C3 एक्सिस बोल दिया जाएगा। सो दिस विल बी कॉल्ड एज C3 एक्सिस। तो क्वेश्चन पहला क्लियर हो चुका है, क्या C3 होगी या नहीं होगी BF3 में? आंसर यस होगी। अगला क्वेश्चन, कितनी होगी रे बाबा? तो दोस्तों फिर हम ढूंढेंगे कितनी होगी। तो कहेंगे कि भाई साहब C3 यहां कैसे निकली है पहले तो चेक करो। तुम कहेंगे BF3 को जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में लिया तो परपेंडिकुलर बोरोन से एक C3 निकली है, तो ऐसी कितनी और निकल सकती है? तो कहेंगे भाई मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर तो बोरोन से एक ही निकल सकती है, और कोई तो तरीका ही नहीं है। भाई मेरे पास अगर मान लीजिए यहाँ बोरोन ऐसे है, सॉरी ये BF3 ऐसे है, तो परपेंडिकुलर तो भाई एक ही निकल सकती है। अब कुछ महाशय यहाँ पे ऐसे भी होते हैं, जैसे एक ऊपर से निकाल दो एक नीचे से निकाल दो। ऐसे महाशय को मैं ऐसा कहना चाहूंगा भाई ऊपर से जो निकालोगे वो जो नीचे जाएगी, वो जो नीचे से निकालोगे ऊपर जाएगी, वो सेम ही तो है यार, वो अलग अलग थोड़ी ना होगी। हेंस जब हमने चेक किया कि कितने C3 सिमेट्री एलिमेंट होंगे, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, सिमेट्री एलिमेंट, कितने C3 सिमेट्री एलिमेंट, ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, सिमेट्री ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, सिमेट्री ऑपरेशन की बातें ग्रुप थ्योरी में नेट गेट के बच्चों के साथ करूंगा केवल वहां पे। अभी केवल डिस्कशन हो रहा है कितने C3 सिमेट्री एलिमेंट होंगे। तो आंसर है एक ही C3 सिमेट्री एलिमेंट होगा, मात्र एक C3 सिमेट्री एलिमेंट यहां एग्जिस्ट करेगा। वी आर ओनली डिफाइनिंग द सिमेट्री एलिमेंट्स, नॉट द सिमेट्री ऑपरेशंस राइट नाउ। सो ओनली C3 एलिमेंट की जब बात करेंगे, C3 सिमेट्री एलिमेंट की बात करेंगे, तो एक ही C3 सिमेट्री एलिमेंट होगा किसके अंदर, BF3 के अंदर। आई होप आपको समझ में आएगा। फटाफट हां या ना करके बताओ, अगर समझ में आया तो फिर हम चलेंगे इसके C4 में। बताइए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए हां या ना। फालतू का क्वेश्चन कोई नहीं होना चाहिए, टाइम पास क्वेश्चन कोई नहीं, केवल इतनी बात बताइए क्या ये समझ में आया या नहीं, जल्दी बताओ। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो क्लास में, अभी तो केवल क्लास से जुड़े हुए क्वेश्चंस, अभी तो मात्र क्लास से जुड़े हुए क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया, यस ऐसा ही क्लियरिटी चाहिए मुझे। जस्ट फॉलो माय वर्ड्स, कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग लगाना है। दिमाग लगाने का समय आएगा जब मल्टीपल एग्जांपल करेंगे। अभी पहले सीख तो लो कम से कम। सीता जी एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे यार, प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम एज वेल एज योर टाइम एज वेल। यहाँ कोई डाउट सेशन नहीं चल रहा है, जो चीज चल रही है उसी फोकस करिए प्लीज। और आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो सिग्मा बीडी जो होते हैं वो ग्रुप थ्योरी में आएंगे जाके। अगर आप ग्रुप थ्योरी का हिस्सा नहीं है तो केवल सिग्मा बीओ से सिग्मा डीओ पीओस रखिए उसके साथ, उसका नाम पीओसी होता है। बीडी पे फोकस ना करें, ठीक है। और प्लीज ऐसे क्वेश्चन पूछो तो लास्ट में पूछा करो भाई, डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ क्लास। गुड़िया करिए कि C3 हमेशा परपेंडिकुलर गुजरेगा। गुड़िया क्या मैंने ऐसा बोला कि C3 ऑलवेज परपेंडिकुलर? मैंने तो ऑलवेज वर्ड यूज नहीं किया, तो हाउ कैन यू
लाइक आस्क योरसेल्फ, यू ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, है ना बढ़िया। सो प्लीज आप सब बच्चे वो स्टेटमेंट्स ना बनाने, अरे स्टेटमेंट्स तब बनाई जाती है जिंदगी में जब आप टॉपिक कंप्लीट पढ़ ले, जब आप सिमेट्री एलिमेंट का टॉपिक मल्टीपल एग्जांपल के थ्रू पढ़ ले, तब स्टेटमेंट्स बनाने की कोशिश करें। अभी तुमने एक एग्जांपल किया नहीं है और तुम स्टेटमेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हो? इट्स अ रूल के अगेंस्ट इसको बोलेंगे। केमिस्ट्री में स्टेटमेंट्स तभी क्रिएट की जाती है जब उस टॉपिक की उसकी सही जानकारी आपको हो जाए। तो क्या अभी तुम्हें इसकी सही जानकारी हो गई है गुड़िया? नहीं, एक एग्जांपल किया है, 50 करने बाकी है, स्प्लिट करना बाकी है। जब कर लो तो उसके बाद स्टेटमेंट्स के बारे में बोलेंगे। तुमने पूछा सर हमने क्वेश्चन ही तो पूछा, डाउट ही तो पूछा है, C3 ग्रुप परपेंडिकुलर पूछेंगे नहीं पूछेंगे? तो मैंने क्या बोला? नहीं बोला। जो मैंने नहीं बोला तो पूछना भी नहीं है। जो नहीं बोला मतलब वो नहीं होता है, जब बोलूंगा तो मतलब होता है, सिंपल सी बात है। मनसा कह रही है कि इसके यहाँ से भी तो रोटेट करके यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल रोटेट कर दो। तो मनसा ये जो एक्सिस है ये इस BF3 के परपेंडिकुलर है, ये जो एक्सिस BF3 के परपेंडिकुलर है, ये जो तुम यहाँ से पास करिए कुछ और नहीं, वो यही है, वो यही है। बस पॉइंट ऑफ व्यू का अलग अलग नजरिया है और कोई मतलब नजरिया अलग अलग है, बाकी सब सेम ही है। प्लीज यार तुम, मैं क्या समझा रहा हूँ तुम लोग क्या मैंने ये तो बोला वर्टिकल प्लेन से जो तुम यहाँ पे पास करने का सोच रहे हो बच्चों, वो यही तो है, बस पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया। यहाँ से जो पास करोगे, देखो ये वर्टिकल प्लेन में यहाँ से पास करोगे, इसको हॉरिजॉन्टल में ले आओ, ये परपेंडिकुलर ऊपर नीचे निकल जाएगी, सेम ही तो है यार। मॉलिक्यूल वर्टिकल है, परपेंडिकुलर पास करो, मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टल ले आओ, ये ऊपर नीचे निकल जाएगी, ऊपर नीचे निकल गई, सेम ही तो है, बस पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है भाई, प्लीज। सो मुझसे स्टेटमेंट के बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं करेगा क्योंकि तुम्हें अभी टॉपिक ही नहीं पता है। स्टेटमेंट डिस्कशन हम तब करेंगे जहां पे मुझे लगता है कि स्टेटमेंट बताने चाहिए तो मैं खुद ही बता दूंगा कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑलवेज होगा, तो उसको माने, उसको लिखे। जब तक मैं ना मानूं तो कुछ भी यूनिवर्सल नहीं है, मैं ना बोलूं जब तक, ठीक है? डोंट क्रिएट स्टेटमेंट्स। तुम्हें चाहिए शॉर्टकट्स, फिर आप लाइन बता दो तो पेपर में वही लाइन चिपका देंगे, शॉर्टकट चिपका देंगे। कॉन्सेप्ट को समझिए, रट्टा मत मारिए। स्टेटमेंट जितनी निकालोगे मतलब रट्टा मारोगे जिंदगी में। समय के साथ करना चाहिए, जब पूरा टॉपिक समझना तब टॉपिक को छोटा करने के लिए स्टेटमेंट्स निकाले जाते हैं। तो पहले टॉपिक को समझ लो भाई। चलिए दोस्तों, तो BF3 का खेला C3 तक खत्म हो चुका है। आइए BF3 में C4 चेक करते हैं। नाउ C4 से तुम्हारे मन में बहुत सारे जो मन में क्वेश्चन चल रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सामने देखिए C4 से, तो C4 अगर हम चेक करने जा रहे हैं BF3 में, लेट्स सपोज, प्लीज सामने देखिए, तो मतलब हमें 90 डिग्री का रोटेशन कराना पड़ेगा। n की वैल्यू 4 है तो 90 डिग्री का रोटेशन होगा। ये बात तो है कि जो भी एक्सिस निकालोगे उस एक्सिस के लोग 90 डिग्री का रोटेशन करा के देखना पड़ेगा। तो BF3 में कहीं से भी एक्सिस निकालेंगे, 90 डिग्री का लोग रोटेट करा के देखेंगे और चेक करेंगे कि रोटेट करने से वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सामने देखिए, मान लीजिए मैंने BF3 के स्ट्रक्चर को इस वर्टिकल प्लेन में दिखा रखा है, ठीक है? लेट्स सपोज मैंने BF3 के स्ट्रक्चर को यहां सिर्फ केवल विजुअलाइज करके समझा दूंगा। सामने देखिए, ऊपर एक BF बॉन्ड है, इधर एक BF बॉन्ड 120 डिग्री पे, इधर एक BF बॉन्ड 120 डिग्री पे। ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। पहली बात तो अगर आपको सीधा सीधा आंसर निकालना होता तो आप जो कि मल्टीपल क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करने के बाद समझोगे। तो यहाँ इस मॉलिक्यूल में अगर C4 चेक कर रहे हैं तो C4 का मतलब ऐसी एक्सिस जिसके अलोंग 90 डिग्री रोटेट करने से सेम आ जाए। तो क्या पता किस मॉलिक्यूल में 90 रोटेट करने से सेम आएगा नहीं आएगा। तो जनरली उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देख के समझ में आ जाता है। अगर मॉलिक्यूल में लगभग 90 का कोई ऐसा एंगल लाई कर रहा हो तो ज्यादा प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। जरूरी ये नहीं है कि भाई 90 का एंगल लाई करेगा तभी C4 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इट्स नॉट मैंडेटरी। बट जब जनरली ऐसा होता है तो प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। वी ऑलवेज टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटीज। होगी एक्जेक्टली हां या नहीं कहेंगे, ज्यादा चांसेस है, कम चांसेस ऐसे कहेंगे। ज्यादा चांसेस है तो जल्दी चेक कर लेंगे, कम चांसेस है दोस्तों थोड़ा लास्ट में चेक कर लेंगे। C4 के चांस यहां पे कम है क्योंकि लगभग 120 डिग्री के एंगल यहां पे सबसे हैं, चांस कम थे। कोई नहीं, अब आ गया तो निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास पहला केस, मान लीजिए मैं सामने से एक एक्सिस पास करूं जो कि परपेंडिकुलर एक्सिस है। लेट्स सपोज ये वाली मॉलिक्यूल प्लेन वर्टिकल है, परपेंडिकुलर एक्सिस है, और इस एक्सिस के अलोंग मैं 90 डिग्री का रोटेशन कराना चाहता हूं। मान लीजिए 90 डिग्री जब रोटेट कराऊंगा, मान लीजिए इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कराऊंगा 90 डिग्री, जब इस एक्सिस के अलोंग रोटेशन होगा तो या तो रोटेशन ऐसे होगा या तो रोटेशन ऐसे होगा। तो मान लीजिए मैं ऐसे कराना चाहता हूं, कैसे करोगे फर्क पड़ता है। 90 डिग्री रोटेशन का मतलब समझिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि जो पता लगे कि मॉलिक्यूल ऐसे या ऐसे रोटेट होगा, एक्सिस के अलोंग ऐसे या ऐसे रोटेट होगा दोस्तों। तो 90 डिग्री रोटेशन करने के बाद ये जो बॉन्ड है ये कहां जाएंगे आइए समझते हैं। इनिशियल स्ट्रक्चर अगर आप बोर्ड से देखो BF3 का, तो तीर का जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ है और तीर का ये जो पीछे वाला ये है ऐसा ना, तीर निकाल के, तो ये तीर का ऊपर वाला हिस्सा ये ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है और ये फ्रंट हिस्सा ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है और ये नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है? तो 90 डिग्री रोटेट किया जाएगा तो ये वाला जो वर्टिकल है 12 बजे की सुई है, 90 डिग्री रोटेट करने पर ये यहाँ परपेंडिकुलर पोजीशन में आ जाएगी। 90 डिग्री सीधी है, 90 डिग्री करने पर यहाँ आ जाएगी। तो आइए 90 डिग्री रोटेट कराते हैं, तो कराएंगे तो ये सुई जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो लीजिए 90 डिग्री रोटेट कराएंगे, सामने वाले एक्सिस के लोग सुई हॉरिजॉन्टल हो गई। जब हॉरिजॉन्टल हो गई तो कमाल की बात देखिए, कमाल की बात देखिए, अब की बार ये तीर उधर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है सेंटर में, पहले ये तीर ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था सेंटर में। तो 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो अगर मैं केवल इसी बोर्ड को एक बार करा के देखूं, ये 90 डिग्री रोटेट कराने पर ये बोर्ड यहाँ आएगा और यहाँ ओरिजिनली इन दोनों में से ऊपर वाले बोर्ड में से कोई भी बोर्ड यहाँ लाइन नहीं करता है। तो मतलब एक बात सीधी सीधी समझ में आ गई। जब इसको 90 डिग्री रोटेशन करवाया जाएगा दोस्तों ऐसे, दोस्तों ये वाली स्ट्रक्चर जो है साफ साफ देखिए, ये इधर पॉइंट आउट कर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये वाली स्ट्रक्चर जो है इस स्ट्रक्चर पे कभी भी सुपर इंपोजेबल नहीं होगी। दिस इज द इनिशियल स्ट्रक्चर, दिस इज द 90 डिग्री स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर कभी भी इस स्ट्रक्चर पे सुपर इंपोजेबल नहीं होगी। इट कैन नेवर बी द सुपर इंपोजेबल। ये BF3 में अगर आप ट्राई करने की कोशिश करोगे दोस्तों, आप हॉरिजॉन्टल के लोग ट्राई कर सकते हैं। लीजिए हॉरिजॉन्टल के लोग बताता हूं, अगर हॉरिजॉन्टल के लोग ट्राई हॉरिजॉन्टल का थोड़ा डिफिकल्ट होगा ना, क्योंकि 90 डिग्री वहां पे एग्जैक्टली बेस्ट सिचुएशन क्रिएट कर देगा। इसके मैंने परपेंडिकुलर प्लेन से एक्सिस निकाली, परपेंडिकुलर प्लेन से एक्सिस को मैं डॉट से दिखा दूंगा। मैं समझ लीजिए कि एक्सिस आर पार हो रखी है, 90 डिग्री रोटेट कराएंगे। तो 90 डिग्री रोटेशन होगा तो व्हाट विल हैपन, ये जो फ्लोरेट है 90 डिग्री रोटेट करके दोस्तों
यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 90 डिग्री रोटेशन होगा। बोरोन जहाँ है, बोरोन से एक्सिस पास है, ये आपका रोटेट होकर यहाँ आ जाएगा दोस्तों। एंड ये वाला जो बोन है, ये वाला जो बोन है, इसके अलोंग आगे जब रोटेशन होगा, एक बोन यहाँ 120 डिग्री पे, 120 डिग्री यहाँ बना दो, 120 डिग्री यहाँ बना दो, ये दो फ्लोरीन यहाँ चले जाएंगे। दिस स्ट्रक्चर नंबर 1 इज नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन दिस स्ट्रक्चर नंबर 2, दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। नॉट सुपर इम्पोजेबल स्ट्रक्चर मतलब जो सुपर इम्पोज ना हो, जो सुपर इम्पोजेबल ना हो, देन ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स नहीं कहलाएंगे। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर का खिताब इन्हें नहीं देंगे। और अगर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर इनिशियल और फाइनल नहीं होंगी, ऑपरेशन कराने से पहले ऑपरेशन कराने के बाद इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर करके नहीं होंगी, हेंस ये जो सीएन एक्सिस जो तुम सोच रहे थे, ये यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी और यहाँ पे C4 एग्जिस्ट नहीं करेगा दोस्तों। C4 डू नॉट एग्जिस्ट इन BF3। अब तुम्हारे मन में एक और प्रोबेबिलिटी आ सकती है कि सर ये भी तो हो सकता है ना कि मैं बोरोन को ऐसा ले लूं और फ्लोरीन को ऐसा ले लूं और यहाँ पे फ्लोरीन को ऐसा ले लूं और ये फ्लोरीन को ऐसा ले लूं एंड यहाँ ऊपर नीचे से एक्सिस निकाल, यहाँ से एक्सिस निकाल के 90 डिग्री यहाँ से सोचने की कोशिश करो, यहाँ से 90 कराओ। अरे जब यहाँ से 90 कराओगे तो गौर से देखिए, अब जब 90 तुम ऐसे करवा रहे हो, कैसे करवा रहे हो कि तुम इस BF मोड के लोग निकाल रहे हो, इस BF मोड एक एक्सिस है और जब 90 डिग्री रोटेट कराओगे तो अब ये मॉलिक्यूल इस वर्टिकल प्लेन में है, 90 डिग्री इस एक्सिस के लोग तो ऐसे रोटेट कराओगे, ऐसे रोटेट कराओगे, जैसे 90 डिग्री रोटेट कराओगे तो ये जो मॉलिक्यूल है वो आमने सामने इस प्लेन में आ जाएगा। ओरिजिनली दिस मॉलिक्यूल वाज दिस, 90 डिग्री के बाद ये मॉलिक्यूल ऐसा हो गया, तो दिस मॉलिक्यूल दिस शेप कैन नेवर बी सुपर इम्पोजेबल ऑन दिस शेप, यानी कि ऐसी शेप कभी ऐसी शेप पे सुपर इम्पोज हो ही नहीं सकती, तुम इसको बना ही नहीं पाओगे। ये बोरोन है, ये आपका जो एटम है BF मोड है, इसके लोग एक्सिस पास एज इट इज हो जाएगी। ये दोनों फ्लोरीन एक्जेक्टली बिल्कुल एक दूसरे के आगे पीछे एक परपेंडिकुलर वेज पे आ जाएगा दोस्तों, एक एक्जेक्टली परपेंडिकुलर डैश पे आ जाएगा, ये ऐसा इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा। दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो यहां पर भी C4 एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऐसा समझ लीजिए कि आप जब इसको एक्जेक्टली 90 डिग्री रोटेट कराओगे तो ये फ्रंट वाला वेज बन जाएगा बिल्कुल तुम्हारे सामने की तरफ, पीछे वाला डैश बन जाएगा, पीछे वाला डैश बन जाएगा बिल्कुल तुमसे पीछे की तरफ, तो ये बिल्कुल तुम्हारे फ्रंट वाला वेज है, ये बिल्कुल पीछे वाला डैश है, और आगे पीछे बनाएंगे तो छुप जाएंगे दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया। सो हेंस दोस्तों यहां किसी भी तरीके से C4 एग्जिस्ट नहीं कर रही, देयर इज नो मोर वे, कोई तरीका है ही नहीं कि जहां पे सेम स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाए, और वो इसकी शक्ल से भी पता लग रहा है, तो ये है कि 90 डिग्री का एंगल लग रहा है क्या? 90 डिग्री का एंगल ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी पहले ही कम हो चुकी है भाई, बट इट इज नॉट द मैंडेटरी कंडीशन कि 90 डिग्री का एंगल होगा तभी C4 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मॉलिक्यूल की ओवरऑल सिमेट्री पे डिपेंड करता है, इसलिए मैं कोई जनरल स्टेटमेंट पास नहीं कर रहा हूं। बी अवेयर प्रोबेबिलिटीज की बातें हम अक्सर करते हैं, कभी भी ऑलवेज की बातें सिमेट्रीज में नहीं करते। प्रोबेबिलिटीज भाई बहुत कम प्रोबेबिलिटी, फिर भी हमने चेक करके देखा अलग-अलग जो चांसेस थे नहीं हुआ, अब नहीं हुआ तो नेगेटिव अप्रोच के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं सोचते प्लीज, फालतू का डिस्कशन नहीं। अगेन मैं कह रहा हूं, अब दो प्रकार के प्राणी यहां से होते हैं, अब आप देखना आप कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं। पहला प्राणी होता है कि जो आंसर निकालने की तरफ आगे बढ़ता है, दूसरा प्राणी होता है जो आंसर नहीं होता उसकी मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज को सोचता है, ऐसा कर दूं तो क्या होगा, ऐसा कर दूं तो क्या होगा। ऐसा बच्चा कुछ नहीं करता, टाइम वेस्ट करता है एग्जाम में, अपना टाइम वेस्ट करता है। तुम्हें अपने क्वेश्चन को सोल्व करने की तरफ आगे बढ़ना है। क्वेश्चन कभी भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं आएगा कि तुम उसे पहचान ही ना पाओ, आसानी से पहचान लो, शक्ल देख के पता लग जाएगा मॉलिक्यूल। एग्जामिनर कभी ऐसा केस देता ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है जब इतने सारे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हारी उतना क्लियरिटी तुम्हें हो जाएगी ना। C4 की हमने जो मोस्ट प्रोबेबल प्रोबेबिलिटी देखिए, C4 की जो मोस्ट प्रोबेबल प्रोबेबिलिटीज थी वो दोनों की दोनों डिस्कस कर ली नहीं है। अब इसके अलावा तुम मॉलिक्यूल में सोचो कि सर टेढ़ा निकाल दे, यहां से निकाल दे, यहां से निकाल दे, सोचते रहो, टाइम वेस्ट करते रहो, नहीं मिलेगा। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग, देयर आर टू कांसेप्ट इन एवरी प्रिपरेशन। व्हाट इज योर थिंकिंग? यू डिसाइड कि आपका मन आपको किस तरफ लेके जा रहा है, क्वेश्चन कहां निकल रहा है, आंसर उसकी तरफ लेके जा रहा है, और या आप उन प्रोबेबिलिटीज को क्रिएट करने में लगे हैं जो है मतलब फालतू की दिमागी इमेजिनेशन चल रही है। तो इमेजिनेशन में भी ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चंस के आंसर की तरफ अपने इमेजिनेशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना है, ताकि नेगेटिव प्रोबेबिलिटीज को क्रिएट करने में। तो ये मत देखिए यहां से कभी यहां यार जो होना होगा वो साफ-साफ दिख जाएगा, और बाकी जो डिफिकल्ट केसेस है वो जब मल्टीपल केसेस में कराऊंगा वो सारे वो डिफिकल्ट केसेस जो अजीबो-गरीब होंगे वहां पे इंक्लूड हो जाएंगे, और आप तैयार हो जाओगे हर किसी भी क्वेश्चन के लिए एग्जाम में आएगा। बल्कि लगभग जो मैं क्वेश्चन यहां पे एग्जांपल कर रहा हूं वही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो बी रेडी, आप टू मच नेगेटिव थिंकिंग में ना जाइए, अपने आप को एक नेगेटिव इंसान ना बनाइए, ऐसे कि ये कर दे, ये कर वो कुछ है ही नहीं यार, कितने करो तुम बैठ के करते रहो, बच्चों को करने का शौक है घर पे करो अपने आराम से, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करो हमारे यहाँ पे। चलिए प्लीज, तो हमने C3 देखा, C4 देखा, तो C4 डू नॉट एग्जिस्ट, जब एग्जिस्ट नहीं करता तो कितने C4 में उसका चांस नहीं बनता। C4 90 डिग्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो C5 पे तो चांस ही छोड़ दो, C5 तो 72 डिग्री मांगता है, 72 डिग्री की प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करना। अरे वहां तो 120 डिग्री का एंगल है, 72 डिग्री का तुम है ही नहीं, 90 डिग्री नहीं है तो 72 डिग्री का चांस ही नहीं है भाई, चांस ही नहीं है। तो कहां होंगे 72 डिग्री के चांस? होंगे आगे जाके पेंटागन वेंटागन आएंगे वहां करेंगे, जहां होंगे वहां करेंगे, दिख जाएगा शक्ल से पता लग जाएगा। क्या तो नहीं है भाई। अब आगे बात आती है तो C6 क्या होगा? C6 बोलो तो 60 डिग्री का क्या होगा या नहीं होगा? तुम्हें लग रहा है कि 120 तो है, 60 भी क्या पता हो जाए, तो आइए ट्राई कर लेते हैं। लेट्स पॉज, मैंने ये प्रोबेबिलिटी जनरेट कर दी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखा दिया, ऊपर से नीचे में 60 डिग्री का लोग रोटेट कर रहा हूं, तो 60 डिग्री पे क्या दोस्तों, क्योंकि हमें पता है दोनों फ्लोरीन के बीच में एक्जेक्टली 120 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का टोटल एंगल दो BF मोड के बीच में है। 60 डिग्री रोटेट कराओगे यानी कि रोटेशन के बाद जो फ्लोरीन होगा वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, क्योंकि 120 का आधा 60 ही होता है, मतलब जब रोटेशन कराओगे क्योंकि रोटेशन इधर की तरफ हुआ है तो ये फ्लोरीन यहां तक जाएगा, ये यहां से यहां जाएगा, 120 डिग्री फॉलो करेगा, बट क्योंकि हमें तो 60 डिग्री करवाना है, आई हैव टू फॉलो 60 डिग्री ओनली। हेंस इन दोनों के बीच का जो एंगल है, लेट्स सपोज ये वाला एंगल है 60 डिग्री का एंगल है, इसको मान लेते हैं 60 डिग्री एंगल है, हेंस ये फ्लोरीन यहां आ जाएगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो ये वाला एंगल मान लेते हैं दोस्तों 60 डिग्री, ये फ्लोरीन यहां चला जाएगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री ये वाला मान लेते हैं दोस्तों, तो ये वाला फ्लोरीन यहां चला जाएगा। हेंस आफ्टर रोटेशन जो येलो कलर का फ्लोरीन BF3 था अब हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल रहेगा, ये वाला जो कोण है यहां बाहर आ चुका होगा, यानी कि वेज के आ चुका होगा, ये बाहर आ जाना, सेंटर से बाहर आना यानी वेज है,
ये वाला फ्लोरिन यहाँ सेंटर देखो एग्जैक्टली मिडिल में चला गया, तो ये फ्लोरिन यहाँ सेंटर में चला गया होगा। सेंटर में वाले को हम नॉर्मली नॉर्मल बोल से दिखाते हैं। और ये फ्लोरिन डैश वाला और भी पीछे चला गया होगा, डैश में, तो डैश पीछे देखिए सेंटर से पीछे कोई भी सिचुएशन हो सभी डैश ही होती है। हल्का सा पीछे डैश और पीछे डैश और पीछे डैश, सारा पीछे वाला हिस्सा डैश है। सेंटर से सारा बाहर वाला हेमिस्फीयर वेज है और सेंटर वाला नॉर्मल मोड है। तो वो यहाँ हो फ्लोरिन यहाँ हो, दोनों की डैश पे होगा, ये आपका डैश ही है। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। एंड ओरिजिनल फ्लोरिन में जो तीर कमान है वो इधर की तरफ है और इस फ्लोरिन में जो तीर कमान है वो इधर की तरफ है। तो हम सब कह देंगे दे कैन नेवर बी सुपर इम्पोसिबल। मतलब मैं सुपर इम्पोज करना चाहूंगा तो यहाँ ये बॉन्ड है नॉर्मल वाला और यहाँ पे वेस्ट डैश बन रहा है। दे आर नॉन सुपर इम्पोसिबल। तो नॉन सुपर इम्पोसिबल दोस्तों यानी कि जो स्ट्रक्चर है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं बनेगी और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं होगी दोस्तों यहाँ C6 एग्जिस्ट नहीं करेगा और भी किसी प्रोबेबिलिटी से यहाँ C6 एग्जिस्ट नहीं करता दोस्तों। तो हम कहेंगे यहाँ पे दोस्तों कि ना तो यहाँ C4 है ना यहाँ C5 है दोस्तों, ना ही यहाँ पे C6 है। इनफैक्ट BF3 की बात करें दोस्तों तो BF3 में एक्सिस ऑफ सिमेट्री की जब हम बातें करते हैं दोस्तों तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में केवल और केवल 3 C2 लाई करती है दोस्तों और एक C3 लाई करता है। इसके अलावा एक्सिस ऑफ सिमेट्री में BF3 में कुछ होता ही नहीं है। नथिंग विल एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम दिस इन BF3। इसके अलावा BF3 में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। आई होप आपको सारा का सारा केस समझ में आ गया हो, पूरा का पूरा ये केस आपको यहाँ क्लियरिटी से समझ में आ गया हो। मैंने अब मुद्दा अच्छा देखो अब यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई है। मुद्दा यहाँ आएगा कि सर C6 तक ही आपने चेक करवाया, 7 चेक कराओ, 8 चेक कराओ, 9 कराओ, 10 कराओ। आइए अब मैं आपको एक जनरल में यहाँ पे केस समझा रहा हूँ। सामने देखिए जरा गौर से देखिए इन इस वाले एक कॉलम को इस वाले कॉलम जब मैं C1 से C1 तो छोड़ दो C2 C3 C4 C5 C6 C2 से हायर Cn वैल्यू पर जा रहा हूं। हायर Cn हायर Cn हायर Cn हायर Cन सो हायर n की वैल्यू है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर n की वैल्यू बढ़ रही है। तो मैं डाउन द ग्रुप जाने पर n की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है एक बात है। तो यहाँ n की वैल्यू नीचे इंक्रीज हो रही है, Cn में n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और एंगल ऑफ रोटेशन को अगर ध्यान से देखो तो घट रहा है घट रहा है घट रहा है। साफ साफ पता लग रहा है एंगल ऑफ रोटेशन n की वैल्यू का इनवर्स रिलेशन, एंगल ऑफ रोटेशन और n की वैल्यू का इनवर्स रिलेशन है। यानी कि n की वैल्यू बढ़ेगी तो एंगल ऑफ रोटेशन घटेगा। इससे तुम क्या समझते हो? आइए इसके पीछे का राज ये है कि जनरली जब हम Cn चेक करते हैं तो अक्सर C6 तक ही हमें चेक करना है। जनरली C2 C3 C4 ये तो चेक करने ही करने किसी मॉलिक्यूल में, इनके मिलने की प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक होती है। C5 C6 के मिलने की प्रोबेबिलिटी और भी कम है। शक्ल देख के पता लग जाएगा मॉलिक्यूल में किसमें C5 है किसमें C6 है। ऐसे कुछ केसेस हम आगे करेंगे। और C6 के बाद तो मिलने की प्रोबेबिलिटी और भी कम हो जाती है। प्रोबेबिलिटीज की बात करेंगे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इनकी प्रोबेबिलिटी और इनकी प्रोबेबिलिटी तो जहां तक क्वेश्चन आएगा वहां पे मैं जनरली तुम्हें ये तीन चेक करने पड़ेंगे। ज्यादातर केसेस में कभी-कभी शक्ल देख के पता लग जाएगा मॉलिक्यूल ये भी चेक कर लेंगे, नहीं तो इसके आगे तो चेक करेंगे ही नहीं। हालांकि पेपर में क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि इनमें कौन-कौन से प्रेजेंट है ना। पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है कि नीचे दिए गए मॉलिक्यूल में से इसमें C2 प्रेजेंट है। तो बस वो तुम्हें स्पेसिफिकली बताएगा कि C2 चेक करो। ऐसा फिर तुमसे एक एग्जांपल देगा, मान लीजिए NAD में क्वेश्चन दे दिया, 5-10 स्ट्रक्चर बना के दे दी, इनमें किस-किस में C3 प्रेजेंट है। बस सिंपल हां या ना में पूछेगा। हम तो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहे हैं। हां या ना का आंसर तुम तुरंत दे देंगे। हम तो ये भी जानते हैं किस-किस में कितनी होगी, ये निकालना सीख रहे हैं। मैंने BF3 में आपको इसी तरीके से करवाया है। पहले C2 फिर C3 C4 सब चेक कराया है। पर आपके पास क्वेश्चन में जब आता है तो केवल इतना आता है कि C2 चेक करो, C3 चेक करो, बता देता है तो काम और आसान हो जाता है। बाकी सोच कोर्स आपके दिमाग से निकल जाती है। जो उसने पूछा वही आप फिर बताओगे। तो चलिए फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि जनरली इनकी प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, किसी मॉलिक्यूल में इनकी प्रोबेबिलिटी और भी कम है और इनके नीचे की प्रोबेबिलिटी तो और कम है। क्यों क्यों जरा सुनिए, क्योंकि जैसे Cn में n की वैल्यू बढ़ रही है, एंगल ऑफ रोटेशन घट रहा है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जैसे-जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, एंगल ऑफ रोटेशन घटेगा। एंगल ऑफ रोटेशन घटने का मतलब ये है कि भाई कम एंगल पे रोटेट करने पर ही सेम स्ट्रक्चर आ रही है। जितना हायर Cn किसी मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करेगी उतना कम एंगल पे रोटेट करने पे ही सेम स्ट्रक्चर आ जा रही होगी, तभी वो हायर Cn एग्जिस्ट कर रहा होगा। और सुनिए, कोई मॉलिक्यूल अगर बहुत ही छोटे से एंगल पे रोटेट करने में सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिकल है, हाईली सिमेट्रिकल है। और हाईली सिमेट्रिकल केसेस दुनिया में बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, गिने चुने ही हैं दोस्तों। इसलिए C6 से हायर वाले केसेस जनरली आपको चेक नहीं करने हैं, किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल में ही चेक करने होंगे। और जब हम एग्जांपल करेंगे आगे तो हम आ जाएंगे। तो बहुत सीधा सीधा मुद्दा है। Cn में अपने अंदर ये भी थोड़ी पाल ली कि इनफिनिटी तक कैसे चेक करेंगे, पूरा पेपर निकल जाएगा। नहीं रे, तुम्हें केवल जनरली ये तीन चेक करनी होती है। फिलहाल बात मार के ये उसके आगे तो सोचना ही नहीं है। कभी-कभी किसी देर केस में दिख जाएगा, वो अब जब आगे मल्टीपल एग्जांपल करेंगे समझ आ जाएगा। और फिर भी सुनिए, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है कि बताओ इनमें से कौन-कौन सी होगी। पेपर में केवल आता है स्पेसिफिकली, पेपर में स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है कि बताइए इनमें से किस मॉलिक्यूल में C2 है, इनमें से किस मॉलिक्यूल में C3 है, इनमें से किस मॉलिक्यूल में C4 है। बस इस तरह तुमसे पूछता ही है, ऐसे ही पूछता है या नहीं है। मतलब केवल पहला क्वेश्चन है या नहीं है, कितनी है ये भी नहीं पूछता। तुमने एक स्टेप आगे कर लिया, तुम्हें मैं एक स्टेप और आगे रेडी कर रहा हूं कि डिफिकल्ट का भी डिफिकल्ट आए तो तुम तब भी क्वेश्चन कर लोगे। हेंस यहां से ध्यान रखिए कि जितना Cn बढ़ेगा उतना एंगल रोटेशन घटेगा। तो मतलब लोअर एंगल रोटेट करने पर ही आपका वो Cn एग्जिस्ट कर रहा होगा। लोअर एंगल पे कोई स्ट्रक्चर रोटेट करके सेम आ रही होगी तभी तो वो Cn एग्जिस्ट करेगा। लोअर एंगल पे कोई स्ट्रक्चर रोटेट करने पर सेम आ रही है तो मतलब वो स्ट्रक्चर बहुत हाईली सिमेट्रिकल है। एग्जांपल के तौर पे स्फीयर, एक गोला, उसमें से अगर एक एक्सिस पास करूं, एक स्फीयर एक गोला, उसमें से एक एक्सिस पास करूं और उस एक्सिस के लोग मान लीजिए मैं तुमसे पूछूं कितना मिनिमम एंगल रोटेशन कराऊं, उस इतना मिनिमम एंगल रोटेशन कराऊं उस स्फीयर में एक एक्सिस के लोग कितना मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन कराऊं वो स्ट्रक्चर सेम आ जाए। तो यहां तुम बोली लगाओ, बोली तो कोई कहेगा सर स्फीयर में एक्सिस के लोग सर 2 डिग्री रोटेट करा दो तभी सेम आ जाएगा, 1 डिग्री करा दो तभी सेम आ जाएगा। अरे एक से छोटे भी एंगल होते हैं, 0.01 डिग्री करा दो सर तभी सेम आ जाएगा, 0.001 डिग्री करा दो सर तभी सेम आएगा। अरे स्फीयर तो गोला है, सिमेट्रिकल है, इस एक्सिस के लोग 0.0000000 करके अंत में तुम एक लगा दोगे, उतना मिनिमम रोटेशन कराने से भी स्फीयर सेम ही आ जाएगा। सो मतलब एंगल ऑफ रोटेशन स्फीयर के अंदर एक्सिस के लोग 0.000000000 करके 1 भी कर दोगे, यानी कि लगभग नियरली इक्वल टू 0 डिग्री पे रोटेट कराने पर भी वो स्फीयर सेम ही आ जाता है। तो जब नियरली 0 डिग्री पे रोटेट करने पर स्फीयर सेम आ जाता है तो उस एक्सिस का क्या नाम होगा?
तो लगभग नीचे नियरली 0 डिग्री यानी 0 वैल्यू पुट कर देंगे, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 तो वो n की वैल्यू इंफिनिटी आ जाएगी। हेंस उस स्फीयर में वो एक्सिस जो है c इंफिनिटी एक्सिस कहलाएगी। तो इसका एक केस आगे भी आएगा जब मैं CO2 वगैरह कराऊंगा, तो अभी c इंफिनिटी का जो केस है वो CO2 के लिए छोड़ दीजिए, अभी तो मैंने जस्ट हिंट देने के लिए बताया। कुल मिला के कंक्लूजन आज का ये है कि भाई आपको ज्यादातर C2 C3 C4 चेक करने को मिलेगी, कभी-कभी C5 C6, इसके नीचे की जनरली आपको चेक नहीं करनी है क्योंकि उनके एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी बहुत ही नेग्लिजिबल है दोस्तों, और वो स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होता है। क्यों प्रोबेबिलिटी लेस है? क्योंकि इसके आगे अगर कोई हायर सीएन एग्जिस्ट करानी है तो मॉलिक्यूल हाईली सिमेट्रिकल होना चाहिए, और ऐसे बहुत ही कम दुनिया में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं जो तुम्हें देखने को भी नहीं मिलेंगे, बहुत रेयर है। जब जब आएगा तो शक्ल देख के पता लग जाएगा दोस्तों। दैट्स ऑल। तो यहाँ पे आज की क्लास में हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री को खत्म कर लिया कंप्लीटली। तो आज की क्लास आपको ये सिमेट्री एलिमेंट्स की शुरुआत समझाने के लिए थी। जितना समय आज लिया कल की क्लास में उतना समय नहीं लेंगे, कल मैं थोड़ा सा और फास्ट कराऊंगा और BF3 के साथ BF5 और बाकी सब मॉलिक्यूल भी खत्म कर लेंगे दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन चलेगा। अब आइए असाइनमेंट नंबर, तो मैंने तुम्हें 20 मॉलिक्यूल्स का दिया था, ये मैं फालतू की स्लाइड यहाँ से डिलीट कर देता हूं, तो लास्ट लेक्चर हो चुकी है। सो इसको भी करने से पहले तो असाइनमेंट नंबर 2 बोल देता हूं, इट्स असाइनमेंट नंबर 2। इसको भी करने से पहले आज तुम्हें टास्क देके जा रहा हूं, असाइनमेंट नंबर 1। और इस असाइनमेंट को करने के लिए किसी से कोई असाइनमेंट मांगने की जरूरत नहीं है, ये मैं यहीं पे करवा रहा हूं। सामने देखिए, आपके सामने एक टास्क है। वो टास्क ये है, घर पे बैठिए, अपनी कॉपी में अल्फाबेट्स बनाइए ABCD। तुम्हें ABCD भी याद हो जाएगी। इसी बहाने तुम्हें ABCD भी याद हो जाएगी। एंड सो ऑन, Z तक, टिल Z तक करना है। A से लेकर Z तक के अल्फाबेट्स अपने घर पे कॉपी पे लिखिएगा। A से लेकर Z तक के अल्फाबेट्स अपने घर में कॉपी पे लिखिएगा, बनाइएगा। हालांकि आप सबका फोंट स्टाइल अलग अलग है, कैपिटल लेटर्स की बात कर रहा हूं, स्मॉल लेटर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कैपिटल अल्फाबेटिक लेटर्स। पर क्योंकि तुम अलग अलग इंग्लिश स्कूल से पढ़े हो, कुछ लोग तो बहुत ही हाई फाई से, कुछ लोग मेरी तरह मिडिल क्लास नॉर्मल स्कूल से काम चला लिया। तो तुमने जो भी लेटर का रिप्रेजेंटेशन बनना सीखा है, तुम उसी के अकॉर्डिंग काम करना। मैं क्योंकि सब अलग अलग बनाते, कोई जी को ऐसा बनाता है, कोई जी को ऐसा बना देता है, तो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन जो तुमने सीखा है तुम उसी के अकॉर्डिंग करना। किसी ने ये सीखा तो इसी में निकाला, किसी ने ये सीखा तो वही बना लिया, जो तुमने ना वही बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपने अकॉर्डिंग करना। इन सभी अल्फाबेट्स में तुम्हें टास्क दे रहा हूं, और टास्क ये है कि तुम्हें C2 एक्सिस का पता लगाना है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और ये पता लगाना है कि है या नहीं है, यस या नो, ये पता लगाना है। लिख लेना अल्फाबेट एक तरफ, उसका एक कॉलम बनाना। कल आगे जो क्लास में उसमें आगे और भी लिखवाऊंगा, तो यहाँ पे वो कॉलम छोड़ के रखना। मतलब आप क्या करना, पूरे एक स्टेट पन्ने पे लिख लेना और इसको यहाँ कोने में बना लेना, फिर एक कॉलम में C2 लिख लेना, और यहाँ पे आगे की क्लास में अगले टास्क छोड़ दूंगा, तो वो आपको आगे आने वाली क्लास में दूंगा। तब तक के लिए छोड़िए अभी, क्योंकि केवल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुई है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में केवल C2 की बात कर रहा हूं, ओनली C2, C3 कुछ नहीं, केवल C2। आपको बताना है कि इनमें से किस किस में C2 है या नहीं। एग्जांपल के तौर पे ए में अगर मैं यहाँ सेंटर सेक्शन निकालूं, ए में अगर मैं सेंटर सेक्शन निकालूं और यहाँ से मैं रोटेट करूं 180 डिग्री पे, दोस्तों यहाँ पे ये वाला पूरा पूरा स्केलेटन रोटेट होकर यहाँ आ जाएगा, और ये वाला राइट स्केलेटन पीछे से रोटेट लेफ्ट में आ जाएगा। यस, यहाँ पे C2 प्रेजेंट है, 180 डिग्री रोटेट करने पर सेम आ जाएगा, सीधा बोलेंगे यस यहाँ C2 प्रेजेंट है। तो ऐसे ऐसे करना है, बार-बार पूरा रिपीट करके नहीं देखना है। अब बस जैसे कि बी में यहाँ से अगर एक्सिस निकालूं, रोटेट कर दूं दोस्तों, यस मल्टी मार जाएगा, सेम आ जाएगा। ऐसे विजुअलाइज करिए, कहां से एक्सिस निकालूं, उसके लोग रोटेट करने पर 180 डिग्री पे सेम आ रहा है, यस यहाँ पर भी सेम आ रहा है, यहाँ पर भी C2 है, यहाँ पर भी C2 साफ-साफ नजर आ रहा है, यस है दोस्तों। पापक दा दिखे दुकान ये बिल्कुल मल्टी मारने पर यस हमारे पास लाइक कर रहा है, C2 लाइक कर रहा है, यस लाइक कर रहा है। तो देख के करना है, ऐसे बनाना नहीं है कि चक्कर करवाएंगे फिर उसके नहीं चक्कर बनाओगे, नहीं थोड़ा एक्सपर्ट बन जाओ। ऐसे ही पास करो, यही विजुअलाइज करो और सोचो कि रोटेट करने के बाद सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, यस नो लिखते चले जाओ और सोचो। ऐसे आपको Z तक करना है, 3 मैंने बता दिए, बाकी आपको घर पे होमवर्क है, जाके आज क्लास के बाद ये घर पे ट्राई करना है। दिस विल एनहांस योर इमेजिनेशन। इसका कहीं से दूर दूर तक क्वेश्चन से नाता नहीं है, पर ये आपकी इमेजिनेशन को एनहांस करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, आई लव यू, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, यू हैव 2-3 मोर मिनट्स। एक ही बार में क्वेश्चन पूछिएगा, मल्टीपल क्वेश्चंस, ये नहीं कि एक बार पूछ लो फिर मैं आंसर दे रहा हूं, फिर दोबारा पूछना, एक ही बार पूछो जो पूछना है, दैट्स ऑल। एक बार में जो कमेंट आएंगे उनका आंसर दे दूंगा, देन आई विल एंड द क्लास, क्योंकि इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास भी होगी। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जल्दी से फटाफट अपना क्वेश्चन भेजिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो, अगर कोई क्वेश्चन है तो भेजिए, नहीं है तो जबरदस्ती क्रिएट मत करिए, जाइए टेंशन फ्री, सीखिए और सीख के घर पे जाके रिवाइज करिए, और जो मैंने टास्क दिया है इसको प्रैक्टिस करिए, चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होना स्टार्ट होगी। डाउट्स और चीजें जो क्लियर करने का तरीका होता है वो क्या होता है, कंटेंट मेरे साथ पढ़िए, सीखने के बाद कंटेंट को क्वेश्चंस में अप्लाई करिए, वो जो क्वेश्चंस है वहां से आपके डाउट्स सॉल्व होने चालू होंगे, ठीक है। दैट इज द स्टैंडर्ड मेथड टू क्लियर योर डाउट्स, ओके। ठीक है मनशा जी, वो मैं अभी करवा देता हूं। ओहो ऑल डन। हायर द एन वैल्यू ऑफ Cn कैन नॉट एग्जिस्ट इन सिमेट्री। एक बार फिर से बता दीजिए, मैंने तो नहीं बोला ऐसा, मैंने तो बोला कि हायर द एन वैल्यू देन देयर विल बी लेसर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग। प्लीज डू नॉट मोल्ड माय वर्ड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस इज समथिंग एल्स एंड कैन नॉट एग्जिस्ट इज समथिंग एल्स। भाई सिंपल सा मतलब है, n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एंगल ऑफ रोटेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो कम हो जाएगा। एंगल ऑफ रोटेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल कम हो जाएगा, मतलब ये होगा, लेट्स सपोज मैं C100 की बात कर रहा हूं, लेट्स सपोज मैं C90 की बात कर रहा हूं, C90, लेट्स सपोज वी टॉक अबाउट C90 में n की वैल्यू 90 कब आएगी, 360 डिवाइड बाय एंगल ऑफ रोटेशन में क्या ले लूं, 90 ले लें। n की वैल्यू 90 कब आएगी दोस्तों, 360
360 और 90 से डिवाइड करूंगा, जब मैं एंगल ऑफ डिग्री 4 डिग्री होगा, 4 डिग्री को 360 को 4 डिग्री से डिवाइड करूंगा तो एंगल की वैल्यू 90 है, ठीक है। तो यहाँ पे तो C90 कोई अगर एक्सिस है, लेट्स सपोज मैं एंगल ऑफ रोटेशन क्या 4 डिग्री, मतलब वो ऐसी एक्सिस है जिसके लोग 4 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, मात्र 4 डिग्री, हल्का सा रोटेट करते ही मॉलिक्यूल सेम आ गया होगा, हल्का सा 4 डिग्री रोटेट करते ही मॉलिक्यूल सेम आ गया होगा। कोई मॉलिक्यूल चिन्ह से रोटेट करते ही सेम आ जाए, वो रोटेट करके हल्का सा रोटेट करके सेम तभी तो आएगा, तो बेचारा कोने कोने में सिमेट्रिकल होगा, है ना। हल्का सा क्या सेम आ गया, हल्का सा सेम आ गया। अब एक अगर हल्के से एंगल रोटेट करने पर कोई आ रहा है, मतलब वो अच्छा खासा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसका स्पेस में है, इतना रोटेट करते ही सेम आ जाना है, इतना रोटेट करते ही सेम आ जाना है, मतलब उसका स्पेस में इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डायरेक्टली इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि वो स्पेस में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सिमेट्रिकली तुरंत तुरंत सेम आ गया, तुरंत सेम आ गया। देखिए क्यूब को करा के देखना, क्यूब को जब n x में n की वैल्यू 4 लेकर आएगा तो 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, तब जाके क्यूब सेम आएगा, 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा तब जाके क्यूब सेम आएगा। क्यूब इतना अच्छा तो तुझे लगता है, क्यूब जो तुझे इतना अच्छा लगता है उसको भी सेम लाने के लिए तुझे 90 डिग्री मिनिमम एंगल रोटेट करना पड़ेगा, एक एक्सिस के लोग, तब जाके वो बेचारा सेम आएगा। यहाँ तो 4 डिग्री के लोग सेम आ रहा है, तो मतलब समझ ले कि वो क्यूब से भी ज्यादा सिमेट्रिकल होगा, क्यूब से ज्यादा सिमेट्रिकल मतलब हाईली सिमेट्रिकल। ऐसे क्यूब से ज्यादा सिमेट्रिकल जो केसेस है वो बहुत ही रेयर लाई करते हैं, इसलिए हायर सीएन वैल्यू की एग्जिस्टेंस के केसेस भी रेयर होते हैं, ठीक है, इसलिए उनको हम चेक नहीं करते, बहुत सिंपल सा मुद्दा है। अज़मतुल्लाह जी प्लीज ये सब बातें नेक्स्ट लेक्चर में करें, किसमें है किसमें नहीं है। तीसरी वर्टिकल प्लेन में नहीं होगा क्या रोटेशन, प्लेन का यार क्या यार प्लेन का, तीसरी में तेरे को लग रहा है कहां से कराऊं, बता कहां से कराऊं, बता तुझे बता तू कहां से कराऊं, बता तेरे मन में कहां से पास हो रहा है, तो जो तुम मुझसे पूछते तो खुद ट्राई करना यार। प्लेन का यही तो मैंने बोला, आई हैव टोल्ड यू द कांसेप्ट, ट्राई योरसेल्फ, बता कहां से पास कराऊं, एक्सिस कहां से पास कराऊं प्लेन का, बता जल्दी बता। वीएलसी बैच में वेस्ट सर का है भाई, और सुपर बैच में सारी फैकल्टी का, दूसरा मैंने बता दिया पहले, और ये बात मैंने कल भी पूछा आपको बताई थी कि प्लीज कॉल टू द काउंसलर्स, दे विल टेल यू एवरीथिंग। पढ़ने का वेस्ट से सारा मौका चाहिए तो वीएलसी में ही मिलेगा, सुपर बैच में नहीं मिलेगा, सुपर बैच में कुछ टॉपिक सर पढ़ाएंगे भाई, वीएलसी से स्पेशल बैच, वीएलसी का नया वर्जन स्टार्ट नहीं हो रहा है, वीएलसी जहां चल रहा है वही चल रहा है, तो वीएलसी में आप रहना चाहते हो तो भाई वीएलसी का तो जो बैकलॉग है फिर आपको खत्म करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। क्लासेस का शेड्यूल चेक करने के लिए या तो एक रात पहले ऐप खोल के देख लिया करो, ऐप खोलो, माई कोर्सेज का एक सेक्शन होता है सबसे नीचे, वहां जाओ, वहां पे आपका बैच नजर आएगा, उस बैच को ओपन करो, उसमें क्लास क्रिएटेड नजर आ जाती है, एक रात पहले, मतलब आप 8-9 बजे के आसपास चेक कर लेना आज रात को। अगर आज रात को शो नहीं करेगा अगले दिन की क्लासेस, तो नेक्स्ट डे सेम डे दोपहर में 12 से 2 बजे के बीच में आप खुद ब खुद जैसे व्हाट्सएप खोलते हैं और अपने प्रियजनों का व्हाट्सएप मैसेज चेक करते हैं, अंदर जो हमारे उमर एक वो जिज्ञासा होती है व्हाट्सएप के मैसेज चेक करने की, ऐसी जिज्ञासा अपने अंदर डेवलप करिए शेड्यूल चेक करने की डेली 12 से दोपहर 12 से 2 बजे के बीच में, दोपहर 12 पीएम से लेकर शाम के 2 बजे दोपहर के 2 बजे के बीच में हर दिन एक बार ऐप खोल के देख लिया करो। उसमें जब आप ऐप खोलेंगे आप माई कोर्स में जाइए, माई कोर्स में अपने कोर्स को ओपन करिए, वहां अपकमिंग क्लास का टाइमिंग दिखा देगा, शाम को इतने बजे क्लास है। जनरली एक मंथ में स्लॉट्स फिक्स होते हैं, जैसे इस मंथ का जो स्लॉट चल रहे हैं अभी तक आपके लिए कोई टॉपिक अगर खत्म नहीं होता तो तब तक जो स्लॉट फिक्स है उसी स्लॉट में रेगुलर क्लासेस होती रहेगी डेली, वो स्लॉट चेंज नहीं होता है, और अगर होता है तो उस दिन स्पेशल नोटिफिकेशन आता है, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे 5 बजे डेली मेरी क्लास चलती है तो चुपचाप हाथ मुंह धो के 5 बजे खोल लिया करो और मेरा इंतजार किया करो, डेली 5 बजे मैं आऊंगा। जनरली मंडे ट्यूसडे ऑफ होता है, वेडनेसडे टू संडे क्लासेस होती है, ठीक है, डेली 5 बजे वेडनेसडे संडे मैं मिलूंगा। एक बात, अगर 5 बजे मैं किसी कारण से अगर मान लीजिए उस दिन नहीं अवेलेबल तो आपको पहले से दिख जाएगा कि उसमें कोई शेड्यूल में चेंजेस होगा तो नोटिफिकेशन आ जाता है, शेड्यूल में चेंज होगा तो नोटिफिकेशन आएगा, नहीं तो शेड्यूल निरंतर कांस्टेंट सेम चलता रहेगा स्लॉट्स के अकॉर्डिंग। अंश प्रताप जी वो पीडीएफ जो है शायद इस लेक्चर का लास्ट लेक्चर का लेट अपलोड हुआ है, बाकी सबके तो मिल गए होंगे, कभी-कभी ऐसा रेयर केसेस में होता है, कभी पीडीएफ मिस हो जाता है तो अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। और अंश यार नोट्स बनाने में दिक्कत क्या है, तो वीडियो खोल के चालू कर लेकर पॉज कर लेकर वैसे नोट्स बना लेकर, दीस आर दो पीडीएफ एक प्रोसेस को इजी करने का तरीका है, बट इट कैन नॉट बी एक्सक्यूज टू फॉर्म द नोट्स। कभी-कभी ऐसा हो जाता है, डेली थोड़ा होता है, कभी-कभी ऐसा होता है, ठीक है ट्राई कर लेना भाई, वैसे ट्राई रहता हमारी तरफ से टेस्ट डिले ना हो, फिर भी ऐसा हो जाए तो उसका कोई अपनी तरफ से वो एक सिंसियर एस्पिरेंट होने के नाते उस पीडीएफ का इंतजार ना करके नोट्स को वीडियो तो कम से कम पढ़ी होगी ना, उसको थोड़ा करके सरका ले, थोड़ा करके सरकाएगा तो सब चीजें हमें दिखी जाएगा जब क्लास में कर रहा हूं। बताया मैंने ज्योति भाई, धन्यवाद दोस्तों, बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू। अब तेरा प्रियंका मैसेज नहीं आया, किसने पूछा था वो कमेंट